ग्रोइंग कॉस्ट बढ़ती क्यों है, इशू क्या आता है, वो समझ में आ गया था। उसका क्या शुरुआत का सेटअप का खर्चा तो महंगा होता ही है, पर उगाने का खर्चा भी महंगा होता है। इस सब में सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है फोटोसिंथेसिस। ये आईटी वालों के साथ बहुत होता है। सबको ऐसा लगता है कि आईटी में जाके फर्स्ट ईयर में हम बहुत मचा देंगे, बहुत पढ़ लेंगे। हमारे नंबर करीब 180 टन पर एकड़ एनुअल नंबर्स हैं। That's 18 times, 18 गुना। Can you explain थोड़ा बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे रिसर्कुलेटिंग सिस्टम ना समझे, एग्जैक्टली रिसर्कुलेटिंग सिस्टम क्या होता है? बाहर जो लोग देखते हैं, आई थिंक NFT चैनल्स के बारे में बहुत देखते हैं। इज इट समथिंग सिमिलर टू दैट? टमाटर पिछली बार 200 रुपये था, पर मिर्ची 400 रुपये थी किलो। रियली? कितना डिफरेंस है जो मैं अभी सब्जी खा रहा हूँ? इज इट डेंजरस टू माई हेल्थ एंड हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम जो आप सब्जी दे रहे हैं? वो लोग, अगर वो लोग समझ जाए ना, तो मे बी वो एग्रीकल्चर को डिफरेंट से देख पाएंगे एंड जो खा रहे हैं उस पर भी ध्यान दे पाएंगे। इज इट पॉसिबल फॉर यू टू क्वांटिफाई दैट? नहीं, क्वांटिफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है। एक्सेस टू हेल्दी केमिकल फ्री फूड हर एक इंसान का हक होता है, लेकिन आज के दिन में जो हम खाना खा रहे हैं शायद वो हेल्दी से काफ़ी दूर है। आजकल छोटे छोटे बच्चे, 1-2 साल के बच्चे को कैंसर और बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज दीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स ड्यू टू ओवर एक्सपोजर टू केमिकल्स इन फूड्स एंड अ लॉट ऑफ अदर रीजंस। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं अमित और अभय फ्रॉम ईकी फूड्स। ईकी फूड्स एक ऐसी कंपनी है जो हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड एट एन अफोर्डेबल रेट हर एक इंसान तक पहुंचाना चाहती है। दे आर अमंगस्ट इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स और उन्हें कई सारे मैगजीन जैसे फोर्ब्स और कई सारे इन्वेस्टर्स का भी बैकिंग है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उनकी जर्नी फ्रॉम IIT टू एग्रीकल्चर। कैसे उन्होंने IIT से डिसाइड किया कि एग्रीकल्चर में आना ज़रूरी है, एग्रीकल्चर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ या प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी इम्पैक्ट सोसाइटल लेवल और आपके हेल्थ के लेवल पर क्या है। मैं वादा करता हूँ अगर आप ये एपिसोड अंत तक देखेंगे देन दिस विल बी एन एब्सोल्यूट आई ओपनर फॉर यू। एंड एज ऑलवेज आप इसको लोग के साथ शेयर करिए ताकि और लोग इस एपिसोड के साथ बेनिफिट हो सकें। प्रेजेंटिंग टू यू अमित कुमार एंड अभय सिंह ऑन एग्री टॉक। Amit and Abhay, thank you for being here. How do you feel today? कैसे हैं आप? Firstly, thank you for coming on Agri Talk. थैंक यू। How are you, Abhay? बढ़िया, थैंक यू। So, कैसा लग रहा है बैंगलोर आके? How do you like Bangalore as a city? काफ़ी पीसफुल एंड अच्छा क्लाइमेट ऑब्वियसली। Compared to Rajasthan, I feel definitely better ही होगा। और क्लाइमेट अच्छा, बट ट्रैफिक, बैंगलोर का Traffic ट्रैफिक थोड़ा ऐसे ही फेमस है अपने आप में। True. आप दोनों की कहानी, why I wanted to do this podcast with you, it was more than knowledge. I feel you're very relatable people in general. आपसे बात करके सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, राइट? आप लोग की स्टोरी स्टार्ट हुई फ्रॉम IIT. IIT से how did you get into agriculture? Let's start. How did you get into IIT first? How difficult was the journey to get into IIT? आपने IIT में क्या पढ़ा उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? अमित बताओ। आई डिडंट नो IIT होता क्या है। अच्छा। मेरे को बस 10th के बाद ये पूछा गया था कि मैथ्स पढ़ लेगा। मैथ्स में मेरे को इंटरेस्ट था। मेरे को रात को 12 बजे उठा के आप मैथ्स की किताब लो, मेरी नींद उठ जाती थी। और आप मेरे को रात को या दिन में भी मेरे को आप साइंस की किताब दे दो, मैं सो जाता था। अच्छा, डे वन से ही पढ़ाई में आपको पहले से पता था। तो उन्होंने बोला मैथ्स पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, पढ़ लेगा, मैं पढ़ लूँगा। कोटा भेज दिया। मेरे भैया हैं, मतलब एक जो टीचर हैं, तो उनको चीज़ें पता थी, तो उन्होंने बस मेरे को उन्होंने गाइड कर दिया। तो आई गेस मैं आज जहाँ पे हूँ, मैं कॉर्नरस्टोन है कि उनकी वजह से हूँ मैं यहाँ। अपने भैया की वजह से? हाँ, तो उन्होंने मेरे को भेज दिया। मैंने तैयारी की, पढ़ लिया आँख बंद करके, मतलब एक तरफ फोकस होके मैं पढ़ लिया और हो गया। तब तक भी मुझे पता नहीं था कि IIT क्या होता है। मुझे ये पता था एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम क्रैक करना है। मैंने क्रैक कर लिया। कितना डिफिकल्ट था? अभी आई थिंक आप लोग बैचमेट्स हैं ना? हाँ, राइट। सो हाउ डिड यू गेट इनटू IIT? आपका क्या स्टोरी था? मैं रावलभाटा में था। रावलभाटा is where I grew up, was born and brought up, and this is where my family currently works. as in मेरे पापा वहीं पे न्यूक्लियर पावर प्लांट में जॉब करते हैं एंड वहाँ पे स्कूल है, तो 11th-12th वहीं से हुई मेरी। और मैंने उस समय एग्ज़ाम होता था IIT JEE करके, अभी तो शायद एडवांस मेंस करके कुछ अलग से है। एडवांस्ड मेंस, राइट? हाँ, तो वो एग्ज़ाम दिया एंड उसके अलावा मैंने ISRO का एग्ज़ाम और दिया था। ओके।
So these are the 2 exams that I gave, and result पहले JEE का आ गया, and मुझे physics पढ़नी थी. That's something that I loved. So I filled every department of IIT Bombay, क्योंकि सिर्फ बॉम्बे में ही एक 5 साल का कोर्स था इंजीनियरिंग फिजिक्स का. इंजीनियरिंग प्लस फिजिक्स. इंजीनियरिंग फिजिक्स, there's a Okay. department Okay. इंजीनियरिंग फिजिक्स का. तो सबसे ऊपर वो लिखा था, उसके बाद सारी लिखे थे डिपार्टमेंट्स, और उसके बाद सारे कॉलेज लिखे थे. मुझे डिपार्टमेंट्स और फर्क नहीं पड़ा था. मुझे पता था कि मुझे इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़नी है और करना है वो. और वो तो मिली नहीं मुझे, एंड मटेरियल साइंस मिल गया. और ये था कि इफ़ आई वांटेड टू लाइक परस्यू इंजीनियरिंग फिजिक्स, आई वुड एक्चुअली just prepare for 1 more year, and वो काफ़ी abnormal सा केस था, क्योंकि मैं कोटा जाके 1 साल पढ़ना नहीं चाह रहा था, एंड ना ही मैं कॉलेज छोड़ना चाहता था. तो ऑप्शन ये था, मुझे पता चला था कि साल भर पढ़ लो कॉलेज में, अच्छी रैंक ले आओ, एज एन अच्छी CGPA ले आओ, तो you'll get an option to change राइट. the department. And that's how I got into IIT Bombay. इंटरेस्टिंग. तो ये IIT वालों के साथ बहुत होता है कि सबको ऐसा लगता है कि IIT में जाके फर्स्ट ईयर में हम बहुत मचा देंगे, बहुत पढ़ लेंगे और हम ब्रांच चेंज मार लेंगे, ब्रांच चेंज कर लेंगे. क्यों? क्योंकि मतलब जिनको लेट्स से कि लोअर रैंक के हिसाब से जो ब्रांच मिली है, दे वांट टू अपग्रेड CS, और मतलब उसमें Okay. बच्चे होते हैं, सबको ये CS सिलेक्ट वाली चीज़ें तो पता ये होती हैं. ईयर के बाद चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट ईयर के बाद आप चेंज कर सकते हो. Okay. फर्स्ट ईयर में सारे कोर्सेज कॉमन होते हैं, सबको ऐसा सपना होता है कि हम कर लेंगे, हम्म. और वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, सब अपने मजे में रहते हैं. मुश्किल है. हाँ, मुश्किल है. ऐसे हार्डली एक या 2 बच्चों का शायद ब्रांच चेंज होता है, ज़्यादा होता है. हम्म. तो ही वाज वन ऑफ देम वाह. जिसका नहीं नहीं हुआ, जिसका नहीं हुआ. अच्छा, मुझे लगा इसका हो गया. नहीं, अब नहीं, ठीक नहीं, है, जिसका हुआ. भी नहीं हुआ था. Got it. तो इट्स अबाउट कि अगर आप ध्यान कहाँ दे रहे हो, हम्म. तो पढ़ाई में तो ध्यान होता नहीं है पहले साल. तो बिल्कुल IIT में भी नहीं होता है. हाँ, हाँ, मैं तो एक सच बोलूँ तो एवरेज कॉलेज से ही पढ़ा हूँ. मेरा पढ़ाई में कभी शौक था नहीं. आई वाज परस्यूइंग स्पोर्ट, को करिकुलर ज़्यादा कर रहा था. सो मैं जब किसी को सुनता हूँ IIT से, आई थिंक मतलब बहुत मेहनत कर रहे होंगे. इज दैट द रियलिटी इन IIT? आई नो कुछ तो स्टैंड आउट करता है IITians के बारे में. दैट्स व्हाई दे आर डूइंग सो वेल एवरीवेयर दे गो. मेहनत करते हैं बट नॉट नेसेसरली ऑन द एजुकेशन. देन मतलब नॉट नेसेसरली ऑन द एकेडमिक्स, आई गेस. हाँ, एकेडमिक्स. हाँ, मोर ऑन क्रिएशन हाँ, प्रोडक्ट. मतलब जो भी जिसका इंटरेस्ट है वो उस इंटरेस्ट में काम करना चालू कर देते हैं, और उसके अंदर फोकस करते हैं लोग. ओके. दैट मतलब ग्रेड्स फोकस नहीं होता लोगों का. आई वुड से कि यस, देयर आर पीपल हु आल्सो फोकस ऑन ग्रेड्स. हम्म. मतलब उनको जिसको फोकस ग्रेड्स में करना है वो वहाँ कर रहा है, जिसको कुछ कहीं और काम करना है तो ही इज डूइंग दैट. तो दैट वे मतलब वो ये कि वो लोग द काइंड ऑफ पीपल जो I've worked with, स्पेशली फ्रॉम द कॉलेज और फिर बाकी जगहों से, तो उसमें यही फर्क दिखता है कि दे कैन परस्यू थिंग्स फास्टर, दे कैन लर्न थिंग्स फास्टर. ये फर्क दिखता है. एंड यू क्रेडिट द IIT एनवायरनमेंट फॉर दैट. एनवायरमेंट, यस. तो इट्स मोर अबाउट कि लोग कैसे हैं आसपास, एंड नॉट द कॉलेज इटसेल्फ. मेक सेंस. ऐसे ही राइट कि आप अपने 5 लोग हु यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद, उनके समेशन होते हो. तो IIT मतलब कल्चर मेक्स IIT. अगर आप कल्चर निकाल दोगे तो देयर इज नथिंग इन IIT. सो आपने IIT में मटेरियल साइंस पढ़ा राइट? हाँ. व्हाट इज दैट? मैंने तो पहली बार जब आपसे मिला था देन आई अंडरस्टूड कि ऐसा एक सब्जेक्ट भी होता है. अगेन गोइंग टू माय रिस्ट्रिक्टेड नॉलेज, व्हाट इज मटेरियल साइंस? उसमें क्या पढ़ाते हैं, क्या आपने सीखा जो शायद आपको आज भी हेल्प कर रहा हो? Material science, उसका department is like half of the name. The department name is Metallurgical Engineering and Material Science. उसे मेटा बोलते हैं. मेटा, नॉट द मेटा जो आजकल यूज हो रहा है. नहीं, अच्छा. वो वाला नहीं. हाँ, वो मेटलर्जी वाला मेटा. मेटलर्जी, अंडरस्टूड. या एंड उसमें क्या पढ़ा ऐसा तो याद नहीं है. एटलीस्ट मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट तो याद नहीं है. मटेरियल साइंस वाला पार्ट बिल्कुल याद है उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारे रिसर्च वगैरह सब काम किया था. एंड वी ऑब्वियसली आई लव दैट पार्ट. एंड उसमें क्या सिखाते हैं बेसिकली टीचर्स की एक सोसाइटी होती है, मटेरियल्स रिसर्च सिम्पोजियम से कुछ सोसाइटी होती है. एंड ऑन देयर बैक ऑफ दैट बुक दे पब्लिश अ ईयरली बुक. तो उसमें बैक ऑफ द बुक में क्या करते हैं वो लोग, पूरा पीरियोडिक टेबल बना के दे देते हैं. एंड दे से उसमें लिखा होता है नाउ इन्वेंट.
तो basically you have access to all those materials, all those elements. Hmm. Then you can create something. Okay. अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, घर को बनाते हैं सीमेंट, लोहे, पत्थर, इन सब से. बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं अब. आप लकड़ी से ही बनाते हो, आप वो 3D प्रिंटिंग मटेरियल होता है वो सब बनाते हो. दीज आर लाइक डिफरेंट मटेरियल्स जिससे आप चीज़ें बना सकते हो. तो एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, ड्रीम ऑफ, कैन बी एक्चुअली फॉल्स अंडर दिस. Material science. हाँ. Is it helping you today? आज आपको आपके एग्रीकल्चर में ये काम आ रहा है? बहुत कैसे? काफ़ी सारा काम आ रहा है कि इट्स ऑल अबाउट कि हर एक कंपोनेंट कैसे बना है, किस प्रोसेस से बना है, हाउ कैन यू रिप्लेस इट, क्या उसके पीछे फिजिक्स है, बॉन्डिंग क्या है ऑन द ग्रैनुलर लेवल, एटॉमिक लेवल. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी काम आती है. जब हम लोग चेम्बर्स बना रहे हैं तो पॉलीमर्स में यूज़ हो रही है चीज़ें. तो मटेरियल साइंस वहाँ पे बहुत सारे काम आ रही है. एंड देन इट्स बेसिक फिजिक्स. मतलब मेटलर्जी की चीज़ ज़्यादा याद नहीं है, मटेरियल की ज़्यादा याद है, क्योंकि हमारा स्पेशलाइजेशन, हम डुअल डिग्री थे हम लोग, B.Tech एंड M.Tech. ओके. तो मास्टर्स हमारा मटेरियल साइंस में था. जिनका मास्टर्स मेटलर्जी में होता है उनको स्पेसिफिकली मेटलर्जी का पढ़ाया जाता है. हम लोगों को ज़्यादा नहीं, टिल देन 4th ईयर तक जेनरिक से कोर्स होते हैं. तो इसलिए तो मटेरियल साइंस में हमने जो पढ़ा है, तो बेसिकली उससे पहले जो जेनरिक कोर्सेज थे उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत ही फंडामेंटल सी चीज़ें हमने बहुत सारी पढ़ी हैं. तो फेज चेंज, मेल्टिंग पॉइंट, ड्यूब, बहुत सारी चीज़ें, ये तो मेरे को बहुत ही ऊपर से याद है. टेक्निकल हो जाएगा. हाँ. तो ये सेम टू सेम चीज़ आज आ रही है. फिजिक्स का इतना सारा यूज़ आ रहा है जो कि उस टाइम पे भी पढ़ा है, थोड़ा उससे पहले भी पढ़ा था. मटेरियल्स का बहुत सारा यूज़ आ रहा है. कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, जैसे इवन अपनी पॉलीहाउस की जो पॉलीथीन है, दैट्स पॉलीथिलीन. पॉलीथिलीन के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं कि HDP है, MDP है, LLDP है, LDP है. उसको उसके अंदर मिक्सिंग क्या किया जा सकता है, वो वाला आ गया. पॉलीथीन उसकी PTFE की भी बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ों की पॉलीथीन बनती है, विच आर जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है. ये सब का आपका फाउंडेशन, ये सब मटेरियल. सो व्हेन आई से कि आई हैव सो मेनी, कि मतलब मेरे को पॉलीथीन में भी और बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो वी कैन डू. ये सब आता है कि मैंने मटेरियल साइंस पढ़ा हुआ, इसलिए IIT डिग्री से. हाँ, तो मुझे वहाँ से समझ आती चीज़ें. इंटरेस्टिंग. सो मैंने रिसेंटली अभी विलास शिंदे सर से मैं बात कर रहा था, एंड ही सेड समथिंग व्हिच रियली स्टक इन माय हेड, जो मैं आप दोनों को देखता हूँ, इट रेजोनेट्स विद मी, राइट. उन्होंने कहा कि हमारे कंट्री में इतने सारे इंटेलिजेंट लोग हैं, IITs में पढ़ रहे हैं, IIMs में पढ़ रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम बाहर चल जाते हैं, या तो अच्छे जॉब पकड़ लेते हैं या इंडिया को छोड़ के चल जाते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू फेस द कंट्रीज प्रॉब्लम्स. अगर आप इतने होशियार हो तो एग्रीकल्चर में आओ, प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ, राइट. सो इन अ वे आप लोग IIT डिग्री के बाद, मटेरियल साइंस पढ़ने के बाद, हाउ डिड एग्रीकल्चर हैपन? लाइक कोई कभी सोचा नहीं होगा कि शायद ये डिग्री के बाद आप एग्रीकल्चर में आएंगे. हाउ डिड दैट ट्रांजिशन हैपन? क्यों आप एग्रीकल्चर में आए? व्हाट वाज योर कॉलिंग? सो नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, हम मटेरियल साइंस पढ़ रहे थे ड्यूरिंग द कॉलेज. जैस पहले भी हम बता रहे थे कि मतलब एकेडमिक्स में इतना फोकस मेरा तो नहीं था. तो मेरे को रोबोटिक्स पसंद थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पसंद थी. तो मैंने 4 साल वही किया, रोबोटिक्स वाले इवेंट्स में काम किया है, एंड काफ़ी अच्छे लेवल पे किया. थ्रू कॉलेज नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म किया है, कुछ जीते भी हैं, अवार्ड्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें. एंड दैट्स हाउ मतलब हम लोग मिले थे. तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोग्रामिंग वो वाली चीज़ें करता था, मैं मैकेनिकल वाली चीज़ें करता था. ओके. तो दोनों की डिग्री अलग है, काम हम कुछ अलग करते थे. तो उस टाइम पे, एंड मेरे को मैकेनिकल में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैंने सेकेंड ईयर में फिएट में इंटर्नशिप की थी, ऑटोमोबाइल में. तो इंटर्नशिप 2 महीने की करके मुझे समझ आ गया था कि मुझे इंडस्ट्री में नहीं काम करना है. क्यों? बहुत ही स्लो है, कुछ लर्निंग नहीं है. रियली? हाँ, मतलब मैंने उन 2 महीनों में कुछ नहीं सीखा. 2.5 महीनों में, 2 या 2.5 महीने की जो भी थी पुणे में. और ये कब, कौन से साल में था आपके कॉलेज के? सेकेंड ईयर के बाद, सेकेंड और थर्ड के बीच में. 2010 नहीं 11. 2011. तो वहाँ से मेरे को समझा इंडस्ट्री में नहीं जाना है. तो वो एक बहुत ही था. तो एंड मैं कभी भी ऐसे, जब प्लेसमेंट्स हो रहे थे तब भी मैं कभी भी ऐसे, अपने मटेरियल्स की कंपनी वैसे ही बहुत कम आती हैं, मैं उनमें कभी बैठा भी नहीं कि मेरे को उनमें जाना है. मैं गेट क्रैश करता था. मैकेनिकल की जो कंपनियाँ खुलती थी उनके पास जाके इंटरव्यू देता था. बोलते थे तुम तो डिग्री वाले, तुम्हारे पास तो डिग्री नहीं है, तुम्हें वगैरह वगैरह ऐसा. सो फाइनली ऐसे
टाटा मोटर्स आई थी। टाटा मोटर्स में मैंने गेट क्रैश करके इंटरव्यू दिया। सबसे लॉन्गेस्ट इंटरव्यू मेरा था, तो Okay. कुछ 1 घंटे तक उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा। हम्म बाकी सब एमटेक बीटेक्स का ऐसे 20-30 मिनट में इंटरव्यू खत्म हो रहा था। हम्म एंड फाइनली आई वाज नॉट सिलेक्टेड। ओके तो मैं उनके पास गया, तो टेक्निकल आदमी के पास गया, उन्होंने बोला कि एचआर बोल रही है कि आप यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। एचआर के पास गया, बोला कि यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन टेक्निकल वगैरह वगैरह। सो दे डिडंट हैव अ क्लियर आंसर। बस मतलब मुझे समझ आ रहा था कि डिग्री की वजह से नहीं ले रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं ले रहे हैं। तो क्योंकि मेरे को अपने डिपार्टमेंट में करना नहीं था, दूसरे डिपार्टमेंट वाले डिग्री की वजह से ले नहीं रहे, तो ठीक है, वो चीज़ें बहुत क्लियर थी। और स्टार्टअप्स में काम करना था, तो एक मेडिकल लाइन का स्टार्टअप था हमारे सीनियर का, तो उसके बाद हम दोनों ने उसमें मेडिकल लाइन में काम किया। ओके स्टार्टअप्स में क्यों काम करना था, लाइक वो क्या था? वही है कि आपको सीखने को मिलता है, यू कैन मेक, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा लगता है ना कि आपका कुछ कंट्रीब्यूशन है। इतनी बड़ी बड़ी इस्टेब्लिश कंपनीज़ के अंदर तो आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होता है, दिखता ही नहीं है कंट्रीब्यूशन, एंड सीखने को भी नहीं मिलता है, आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री भी नहीं होती है। स्टार्टअप्स में वो चीज़ सब कुछ होता है, फास्ट मूविंग होती है चीज़ें, इसलिए स्टार्टअप्स में करना था। तो मेडिकल लाइन में काम किया, वहाँ पे काम करने के बाद वहाँ पे ऐसे जो फाउंडर थे, हम हमारे सीनियर हैं वैसे, तो उनके साथ काफ़ी ऐसे फंडामेंटल डिस्कशंस होते थे। सो उनसे भी काफ़ी कुछ चीज़ सीखे हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल लाइफ में क्या है। उस टाइम पे हमारे भी आपस में बहुत कुछ हुआ करते थे। राइट, तो आप दोनों ने साथ में गए थे उनके पास सेम टाइम पे? यस। सो आप दोनों कॉलेज में बैचमेट्स थे, देन साथ में डिसाइड किया कि हमें स्टार्टअप में जाके काम करना है। हाँ, पहला जॉब हमारा साथ में ही था। राइट, एंड फिर स्टार्टअप के बाद? तो उसके बाद ये हो गया था कि हमें कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स पे काम करना है, लाइफ में कुछ अचीव करनी चीज़ें। तो फिर वहाँ से निकल के आए कि क्या करना है, तो फिर वहाँ से हम एग्रीकल्चर में आते हैं। इसने बीच में बेंगलोर वाले एक और स्टार्टअप में काम किया था। ओके। मैंने मुंबई के एक और स्टार्टअप में काम किया था, जहाँ पे मैं प्योरली मैनेजरियल रोल कर रहा था, कोई टेक्निकल काम नहीं था, एंड मैं बोर हो गया था। मतलब अब मेरे को पता है, ठीक है, मैं टेक्निकल आदमी हूँ। That doesn't suit you, आप शायद हो ही नहीं वो। हाँ, मैं टेक्निकल आदमी हूँ। तो उसके बाद एग्रीकल्चर में आए, और एग्रीकल्चर में फिर कि हाँ क्या करना है, एग्रीकल्चर करना है, बहुत सारी चीज़ें थी कि देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स विच वी कैन, एंड एक मेरे आई थिंक दोनों की रही है कि क्या करना है ये मुझे तो नहीं पता था। आई थिंक इसको भी नहीं पता था, पर ठीक है, ही कैन क्लैरिफाई। ये पता था कि क्या नहीं करना है। ओके। मतलब स्टार्टिंग से कंसेप्ट यही रहा है कि मतलब आईआईटी के टाइम से मैं तो यही सीखा हूँ कि मुझे नहीं पता, मैं जब तक करके नहीं देखूँगा मुझे नहीं पता कि मेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। Learn by doing। हाँ, पर मुझे मतलब उसके करने के बाद मुझे पता लगेगा कि मेरे को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, या नहीं करना है। तो बस वो चीज़ें थी। एंड मेरे को ये भी था कि मैंने कुछ भी किया है, जो भी किया है, ये भी कंसेप्ट बन गया था कि आप कुछ भी करो, अच्छे से करो, घुस के करो, तो मज़ा आ जाता है। somehow आई स्टार्ट एंजॉइंग इट। तो फिर वो मेरे लिए फिगर आउट करना भी बहुत मुश्किल हो गया था कि किस चीज़ में करना है, क्योंकि हर एक चीज़ में मुझे एंजॉय, मतलब मैंने मेडिकल किया है, रोबोटिक्स किया, उसमें एंजॉय था, मेडिकल में भी मेरे को एंजॉयमेंट आया था। मैंने लास्ट ईयर 12 डिग्री मटेरियल साइंस में काम किया था, रिन्यूएबल एनर्जी पे, उस पर भी मेरे को काफ़ी अच्छा। बस मैकेनिकल में नहीं आया? मैकेनिकल में तो पहले से ही था, लेकिन आपने बोला आपको उसमें पसंद नहीं था वो इंटर्नशिप। वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पसंद नहीं थी। अगर मैकेनिकल का ही कोई स्टार्टअप होता तो आई वुड हैव लाइक दैट। तो वैसे ही तो हर एक चीज़ पसंद आ रही थी। तो अब लास्ट में जब चूज़ करने की बात है कि कहाँ काम करना है, तो अगेन बहुत सारे सेक्टर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, सब में करना है, सब में इंटरेस्ट आ भी जाएगा, ये भी मुझे पता था, ये फील हो रहा था। फिर ये आया कि हाँ, इसने बोला कि हाँ जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं अपने पास, उसको देखते हुए अपन क्या कर सकते हैं। बाय में एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज डू यू मीन ऑफ इंडिया या आप दोनों को? हम दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, और हमारे पास क्या और कितना पैसा है उन दोनों चीज़ों को देखते हुए कि हमें लगा कि एग्रीकल्चर में वी कैन डू समथिंग विद एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। अंडरस्टूड। जल्दी टाइम में, तो वहाँ से हम एग्रीकल्चर में घुसे। एंड आपने स्टार्ट कैसे किया? अबे लाइक व्हेन यू एंटर्ड एग्रीकल्चर, व्हाट वाज योर एक्सपेक्टेशन? क्या आपको उम्मीद था फ्रॉम द इंडस्ट्री? नहीं, मतलब ऐसा सोचा ही नहीं कि कोई इंडस्ट्री है, या फिर ऐसा सोचा नहीं कोई एक्सपेक्टेशन है। और to like highlight the fact, I'm not someone who's passionate about agriculture. Even today? नहीं. I am someone who would try to figure out problems. उनका एक्सटेंट कितना बड़ा है, उनको सॉल्व करने से कितनी लाइफ इम्पैक्ट होंगी, और तीसरा पैरामीटर है कि मैं कितने टाइम में उसको सॉल्व कर सकता हूँ।
तो how I decide to pursue a problem is the largest possible impact that we can create in a smallest amount of time using the least amount of resources. Okay. तो देखिए टाइम तो सबके पास लिमिटेड है. अब उस टाइम में क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और किस इम्पैक्ट के साथ लोगों की लाइफ चेंज हो रही हैं, that became my motivation. And you saw an opportunity in agriculture with that? नहीं. I would not say it's an opportunity. I would really say कि it's a problem that Problem needs to be statement. solved. Can I say problem statement? हाँ. In a way. हाँ. तो मतलब it's very difficult for me to see that as a like a opportunity or a market or a industry. मेरे को नहीं समझ में आते वो words. मुझे इतना पता है कि हम लोग पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है. मतलब obviously the largest, the youngest population in the world. And we also top in the list of nutritional deficient, malnutrition जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है. Okay, is it more than Africa also? हाँ, अरे इंडिया में टॉप पे है. Wow, that's something I didn't know. हाँ, पॉपुलेशन ज़्यादा है, परसेंटेज Percentage, yeah. तो इंडिया टॉप पे है. Mm-hmm. एंड इंडिया बोलता है कि मेरे पास ह्यूमन कैपिटल भी बहुत ज़्यादा है. ह्यूमन कैपिटल एज एन दी यंग पीपल. People, yeah. अब यार आपके पास उनको खिलाने के लिए अच्छा खाना नहीं है या न्यूट्रिशियस फूड नहीं है. जब वही नहीं होगा तो कोई अपना दिमाग कैसे यूज़ करेगा, कोई अच्छी सोसाइटी कैसे बनाएगा, कोई अच्छे काम कैसे करेगा. अगर आपको खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, लेट्स से यू आर डेफिशिएंट इन जिंक, यू आर डेफिशिएंट इन लेट्स से विटामिन B12 या फिर ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं, तो आपका दिमाग तो काम करने वाला है नहीं. neither is your body going to work. And if those two things are let's say not healthy or they don't have enough food for their work, तो आप बीमार होने वाले हो ज़्यादा, आप चिड़चिड़ होने वाले हो ज़्यादा. You will not be able to focus on yourself. Yes, and absolutely also not able to focus on your work. तो देखोगे कि जो माल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं उनके पास तरह तरह की बीमारियाँ तो होती हैं, पर वो लाइफ में बहुत कुछ नहीं भी कर पाते हैं. जो नॉर्थ और साउथ में ना GDP पर कैपिटा का जो डिफरेंस है वो 3 times का है. एंड साउथ इज ऑब्वियसली मोर डेवलप्ड देन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और ज़्यादा जो माल न्यूट्रिशन के पेशेंट्स हैं ना या फिर जो बच्चे हैं, दैट्स ऑल्सो इन नॉर्थन इंडिया. There's a direct correlation between the health And of the a GDP. person to the growth Of the that country. local. हाँ, absolutely. तो अगर आपको कुछ चेंजेस लेके आने हैं तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. तो दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट आई लुक एट. वो सही होगा फिर चीज़ें बाकी सारी चीज़ें सही होंगी. और ये बहुत सारी कोर प्रॉब्लम्स हैं, खाना, पानी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब कुछ एक लाइक दिस इज़ अ वेरी मच लेट्स से डिटेल और लेट्स से दीज आर द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ एनी सिविलाइजेशन. ये चीज़ें नहीं है तो सिविलाइजेशन काम नहीं करेगा, ग्रो नहीं होगा. और हमें मुझे ये दिखा कि अगर चेंजेस लाने हैं इन सोसाइटी तो दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू परस्यू. नाउ आप पैसा कमा लो. योर क्वेश्चन वाज कि यार लोग बाहर चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं, या फिर यहाँ पे भी करते हैं, तो टेक अप some other kind of work. It's absolutely okay. They're also contributing to It the is growth of the absolutely society. okay, Yeah. मेरे लिए जो मैंने बताया ना कि वो इम्पैक्ट आना ज़रूरी है, दैट ड्राइव्स मी. तो और वो मुझे पता है वो इम्पैक्ट यहीं पे है और ये प्रॉब्लम में है. You want to create a change in people's lives. हाँ, तो वो दैट ड्राइव्स मी, मतलब वो मुझे अच्छा लगता है सोच के, समझ के, फील जब होता है. दैट इज समथिंग दैट वर्क्स फॉर मी. और मुझे अनसर्टेनिटी पसंद है, मुझे प्रॉब्लम्स पसंद है, मुझे रिस्क पसंद है. आई गेट अट्रैक्टेड टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स. मुझे से केओस पसंद है. मतलब केओस सबको पसंद है शायद. I think आप मोनोटोनस लाइफ किसी को पसंद नहीं होती. इसलिए डे वन से शायद आप दोनों, because you like that uncertainty, you were probably more attracted towards startups also. हाँ, so there is a क्यूरियस एलिमेंट, राइट, कि आपको नहीं Curiosity. पता है
and you want to discover that. That's like, I think it's in every human being that to discover, to explore, to be curious. और वो हमारे लिए, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है मेरे लिए. तो आई वुड से कि, और मुझे दिख रहा था कि सबसे ज़्यादा चेंज इसमें आता है. सो दिस वाज अ कॉन्शियस डिसीजन to work in this field, agriculture, not a decision made from a passion or a likeness or an opportunity. It was more like कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकता है, सबसे ज़्यादा लाइफ चेंज हो सकती है कम से कम टाइम में. सो इस तरीके से चीज़ें, मतलब इस तरह से दिस वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड starting agriculture. I or think let's say this work. आपकी जो calling है, it is very true. Like आपने बोला you were not passionate about it. Most people say do what you're passionate about, but I have another school of mentors who say you do not need to do जो आप passionate है, right? Sometimes you can cultivate your passion when you try to solve a bigger picture. And another thing, adding on to the health crisis, आपने vitamins का बोला, like there are studies which have shown 1 in every 2 to 3 people are vitamin D deficient, and 1 in every 5 to 7 people are vitamin B12 deficient, right? And आज के डेट में हम सप्लीमेंट इंडस्ट्री पे इतना निर्भर हैं to fulfill that, which we have no transparency where it's coming from. But a lot of times we don't realize it's because the food that we are, consuming or not consuming. That's where the true health lies, right? So I think that's something people need to understand कि what you're eating is what's going to reflect in your body. And I believe now with Iki, that's the problem statement you're going to trying to solve as well. That's the direction you're trying to move in as well. हमारी टैगलाइन भी वही है ना, यू आर व्हाट यू ईट. अगर आप डेफिशिएंट चीज़ें खा रहे हो तो आपको आप डेफिशिएंट रहोगे. आई थिंक आई एम द प्राइम एग्जांपल ऑफ डेफिशिएंसी. No, I think वो सही तरीका नहीं है to look at health. Like you can, आप किसी को देख सकते हो and they can be the most सबसे फिट दिखने वाले आदमी, but for all you know उसके अंदर क्या चल रहा है you never know, right? आज के डेट में the healthiest people उनको issues आ रहे हैं. मैं recently I want to talk about, अभी देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे, 1-1, 2-2 साल के बच्चे को कैंसर डेवलप हो रहा है. एंड ऐसे कोई भी चीज़ को पढ़ के जस्ट मेक्स मी क्यूरियस कि ये बच्चे ने क्या गलत किया है. वो तो शायद जेनेटिकली ट्रांसफर ही हो रहा है, बिकॉज पेरेंट्स का शायद लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं था, या पेरेंट्स का केमिकल एक्सपोजर ज़्यादा था, जो वो खाना खा रहे थे उसमें पेस्टिसाइड यूज़ ज़्यादा था. सो उस छोटे बच्चे को उसका कॉन्सिक्वेंस बेयर करना पड़ रहा है. सो दैट्स समथिंग विच रियली शॉक्ड मी कि यू थिंक यू आर हेल्दी, यू माइट बी फाइन, बट यू नेवर रियली नो. एंड दिस इज अ ड्रास्टिक इफेक्ट, नॉट जस्ट ह्यूमंस. अपन ह्यूमंस तो सिर्फ अपने एंगल से सोचते हैं. देयर इज सो मच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसके बिना अपन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. B12 और D, मतलब B12 तो बिना बैक्टीरियाज के तो पॉसिबल है ही नहीं ना. एंड वी आर ट्राइंग टू किल एवरीथिंग एल्स. सो ये पॉइजन दिस हैव टू गो आउट ऑफ द मार्केट. वेरी ट्रू. सो आपने जो ये बताया अभय अमित अबाउट दिस प्रॉब्लम, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि विद ईकी जो आपकी बॉर्न चाइल्ड इन अ वे कैन से है, हाउ यू ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, व्हाट इज द सिस्टम. अपने प्रोसेस के बारे में थोड़ा समझा सकते हैं ताकि लोग समझें कि नंबर 1 प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हो रहा था and how someone is coming in maybe to try and solve that problem. तो हमने कुछ स्टडीज़ पढ़ी थी, रिसर्च पब्लिकेशंस पढ़ी थी. उसमें एक फैक्ट था कि in order to feed every month by 2050 we will have to deforest 20%. and secondly हमारी पॉपुलेशन बढ़ ही रही है. I think मैंने पढ़ा 9.8 billion by 2050. हाँ, एंड That's the expected growth. तो नहीं बढ़ने वाला, सॉइल तो नहीं बढ़ने वाला. सॉइल तो खराब ही हो रहा है उल्टा. और 2018 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी पब्लिश की थी. इट बेसिकली सेड कि 30% ऑफ सॉइल हैज़ ऑलरेडी गॉन बैड एंड 90% ऑफ इट विल गो बैड बाय 2050. So you have to figure out a way to grow more using less land, and that too तभी फ़ायदा उसका कि जब वो न्यूट्रिशियस हो फूड. तो प्रॉब्लम ये है. और अब तो क्या प्रॉब्लम आ गई कि सबसे पहले आपका तरीका उगाने का शुड बी यूजिंग लेस रिसोर्सेज, ग्रो मोर, यील्ड हायर, देन न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए. सस्टेनेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए, अदरवाइज कोई भी सिस्टम आप बनाओगे वो लॉन्ग टर्म के लिए वो काम करेगा नहीं. तो आई एम फ्रॉम अ सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट कि पानी कम लगे, और विद चेंजिंग क्लाइमेट वो
वो जो प्लेटफॉर्म है या लेट्स से वो टेक्नोलॉजी वो रेजिलिएंट हो, और अगेन कम से कम रिसोर्सेज यूज किए जाए, Pesticide कॉस्ट कम कम हो। से कम हो. यस, अब ये तो चीज़ें तो हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सबको एक्सेसिबल भी होना चाहिए, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है. तो इट हैज़ टू बी अफोर्डेबल. नाउ देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज इन US and Europe and other parts of India, other parts of the world. These guys have developed this hydroponics or controlled environment agriculture kind of farming, which is perfect, which is supposed to be the answer to this problem. पर उनका बड़ा issue ये है कि it has a very high cost of growing. I think hydroponics in general is capital intensive. बहुत पैसा लगता है. हाँ. और शुरुआत का सेटअप का खर्चा तो महंगा होता ही है, पर उगाने का खर्चा भी महंगा होता है. और हमें पता चल गया था कि अगर आपको कॉस्ट कम करनी है, मतलब ये सारी क्वालिटीज़, क्लाइमेट, सस्टेनेबिलिटी प्लस न्यूट्रिशन, ये सब आपको है ना, जब तक आप इसको मंडी रेट पे नहीं लेके आओगे तब तक कोई चेंज होने वाला नहीं है. Okay. और वो हमारी कोशिश थी और वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. और फिर हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया. फॉर 3 years वी स्टार्टेड, मतलब ट्राइड ऑल दोज ग्रोइंग मेथड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स. हमने क्या क्या कितने के खरीदे. जो हमारे पास शुरुआत का पैसा था हमने उसी में लगाया. 200 के पैसे लिए और उसी में लगाया, और पता चला कि कुछ काम का नहीं है. समझ में आ गया था कि दिस इज़ नॉट वर्केबल. बट इन दैट एक्सपेरिमेंट वी रियलाइज द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम कहाँ पे रही है और वो कॉस्ट आती क्यों है हाइड्रोपोनिक्स में, वो ग्रोइंग कॉस्ट बढ़ती क्यों है, इशू क्या आता है, वो समझ में आ गया था. उसका क्या, व्हाई वाज इट? उसका मेजर रीज़न यही है कि एक पौधे को रूट में जो टेम्परेचर चाहिए होता है, जड़ों में जो टेम्परेचर चाहिए होता है, वो पूरे साल भर मिलेगा तो पौधा पूरे साल भर उगेगा. पर गर्मी आती है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो पौधा गर्मी से मर जाता है, क्योंकि वो टेम्परेचर उसको मिलता नहीं है, क्लाइमेट उसको मिलता नहीं है. बारिश हो जाती है तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो पौधा जो उसके रूट्स हैं, उसके जड़ें हैं, उनको ऑक्सीजन मिलता नहीं है तो वो मर जाते हैं. ज़्यादा ठंड हो जाती है तब भी यही प्रॉब्लम होता है. तो टेम्परेचर इज़ एक्चुअली द कोर रीज़न जिसकी वजह से प्लांट अच्छा हो सकता है या फिर ख़राब हो सकता है. और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर में और हाइड्रोपोनिक्स में वो रूट के टेम्परेचर को ही मैनेज किया जाता है थ्रू ब्लोअर्स, कूलर्स, एयर कंडीशनर्स एंड ये सब चीज़ें. इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. आप मान लीजिए कि 50 डिग्री का बाहर का टेम्परेचर, अंदर आपको 25 डिग्री मेंटेन करना है रूट के आसपास. उसके लिए टेक तो लगेगा ही. तो उसके लिए सारे कूलर्स, एयर कंडीशनर जो इस रूम में भी लगे हुए हैं, वो सब लगेंगे और उनकी कॉस्ट आएगी. और उस वजह से सारा कॉस्ट बढ़ता था और ग्रोइंग कॉस्ट भी बढ़ती थी. तो ये प्रॉब्लम था. तो ये प्रॉब्लम को आप लोगों ने पकड़ा कि हम सॉल्व करना चाहते हैं टू मेक न्यूट्रिशियस फूड अफोर्डेबल टू पीपल. हाँ. बट अब इतना आपको भी ग्रोइंग में, इफ़ यू हैव टू ग्रो इन दिस मैनर, आपको कैपिटल डालना ही पड़ेगा, राइट? हाउ आर यू गिविंग दैट गुड क्वालिटी प्रोड्यूस वाइल पुटिंग हैवी कैपिटल एट एन अफोर्डेबल प्राइस? दैट्स द क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आ रहा है. तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि सबसे पहले हमने बहुत सारे आउट ऑफ इंडिया पीपल जो लोग कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल लाइट से इंडोर भी ग्रोइंग कर रहे हैं. दैट्स वेरी इंटेंसिव. तो उसमें ईल्ड वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा आती है बिकॉज दे हैव एवरीथिंग इन कंट्रोल. उसका और भी महंगा पड़ेगा वो उसकी कॉस्ट, बिकॉज इस सब में सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ है फोटोसिंथेसिस. सबसे ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव है फोटोसिंथेसिस. और वो सनलाइट अपने पास अवेलेबल. तो हमने भी इनिशियली इंडोर ग्रोइंग की थी. ओके. और पालक उगाई थी हमने. कितने, कुछ 100 रुपये के आसपास हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट आया था 1 किलो का. ओके. तो हमें रियलाइज़ हो गया था कि तब मुझे सूरज देवता की ऐसे कोई वैल्यू समझ आ गई थी कितना इम्पोर्टेंट है. हाँ. तो अपने शायद सिस्टम में बनाए हुए हैं कि सुबह सुबह लोग ऐसे पानी डालते हैं. इज्जत करनी ज़रूरी है. बहुत महंगी चीज़ें हैं ये. आई मीन लोग एग्रीकल्चर में वेदर और सूरज का वैल्यू, शायद कई सारे लोग जो एग्रीकल्चर में नहीं समझते कि आप कितना भी बेस्ट टेक्नोलॉजी ला दो, यू कांट फाइट द सन. यू कांट फाइट
द नेचर, मतलब यू कांट फाइट नेचर। हाँ, तो इंडिया के पास सन है तो वी स्टार्टेड मूविंग कि चलो आउटडोर्स में करेंगे, इंडोर्स नहीं करेंगे। इवन इंडोर्स में भी आप कर रहे हो तो ऐसा अगर कूलिंग सिस्टम्स, हैवी कूलिंग सिस्टम्स डिप्लॉय करना है एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट नेचर, वर्क डन होगा ही होगा, वर्क डन करना ही पड़ेगा, एनर्जी जाएगी उसके अंदर। तो यू हैव टू अलाइन विद द नेचर के साथ काम करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से होंगी चीज़ें। तो आप प्रॉपर क्रॉप टाइमिंग आप उस हिसाब से सेट कीजिए, लोकेशन आप उस हिसाब से सेट कीजिए, क्रॉप उस हिसाब से सेट कीजिए, वो वाला एंगल आता है। उसके अलावा इट्स ऑल अबाउट फिज़िक्स, मतलब कुछ फिज़िक्स है इसमें कि आपकी हीट आती है, आप हीट को कैसे बाहर निकाल सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट फिज़िक्स की कितना रिफ्लेक्शन ले सकते हो, कितना आपको पेनिट्रेशन ट्रांसमिशन चाहिए, एंड जो रूट जोन टेम्परेचर मेंटेन करना है उस टेम्परेचर के लिए आप रूट जोन कैसे पैसिवली, मतलब विदाउट इन्वॉल्विंग एक्टिव एनर्जी, दोनों तरीके, एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके हो सकते हैं। तो पैसिव तरीके से यूज़ करके आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो वो जो हमारा पेटेंटेड टेक है यहाँ पे, तो ग्रोइंग चैम्बर है, दैट्स वन ऑफ द कोर पार्ट ऑफ की। तो उसके अंदर हम लोग यही है कि रूट जोन एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं विदाउट एक्चुअली पुटिंग इन एक्टिव एनर्जी, पैसिवली ही हम लोग कर रहे हैं। इट्स मोर ऑफ एम्प्लॉइंग फिजिक्स, मटेरियल साइंस, चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो हाउ कैन यू एक्चुअली फिल्टर आउट एनर्जी, अपने एनर्जी अगर हम जाने ही नहीं दी तो ठंडा अपने आप ही रहेगा। सो बेसिकली आप अपने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के थ्रू रूट को वो कंडीशन दे पा रहे हो बिकॉज ऑफ विच उसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हाँ, Is it fair to say that? रूट का एनवायरनमेंट अच्छा है। सो रूट का एनवायरनमेंट सही कर लिया तो प्लांट अपने आप में खुद ही फाइट कर सकता है, काफ़ी अच्छा है। तो एवरेज ऊपर लीफ का कैनोपी का एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज रूट का एनवायरनमेंट। आपने वो कर लिया तो प्लांट खुद ही अपने आप में फाइट कर सकता है। अंडरस्टूड। तो वो एक पेटेंटेड है हमारा, उसमें तो हम उसमें बहुत सारा मटेरियल साइंस और फिजिक्स के है, यहाँ आपकी पढ़ाई काम आ रही है। हाँ, तो वो चीज़ हम लोग करके कर रहे हैं। एंड दूसरा, दिस इज़ अ वन टाइम केपेक्स, और हम जब लगा रहे हैं तो वन टाइप केपेक्स है ये। उसके बाद इसमें रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, आपको सिर्फ पानी मतलब न्यूट्रिशन देना है एंड दैट्स इट। एंड जो एनर्जी लगनी है और जो मैन पावर लगनी है वो तीन ही पैरामीटर्स हैं यहाँ पे जो कॉस्ट में जाते हैं। बाकी चीज़ें यहाँ पे कॉस्ट में कुछ रिकरिंग और कुछ ऐसा वो वाली चीज़ें कॉस्ट नहीं है जो नॉर्मली जो लोग ग्रो करते हैं कोकोपीट के अंदर ग्रो करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का नाम, हाइड्रोपोनिक्स जब बात करेंगे अगर और फ्रूट बेरिंग का बात करेंगे तो मेजरली इट्स गोइंग टू बी कोकोपीट बेस्ड सिस्टम्स। कोकोपीट बेस्ड सिस्टम्स यू हैव टू रिप्लेस इट एवरी ईयर, एंड इफ़ यू वांट अ रियली गुड यील्ड आपको हर क्रॉप के बाद रिप्लेस करना पड़ता है। तो एक वो रिप्लेसमेंट का टाइम एंड उसकी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट, तो वो एक पैरामीटर है जहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी है वो टेक केयर ऑफ दैट। तो आपको रिकरिंग कॉस्ट नहीं है, तो एक तो आप बहुत जल्दी फास्ट रीट्रांसप्लांट कर सकते हो कि पुरानी क्रॉप निकाल के नई क्रॉप डाल सकते हो। तो इट सेव्स योर टाइम इज इन दी एंड एवरीथिंग कम्स इन एक्सेल में जब बात करोगे तो टाइम विल इक्वेट इनटू मनी, टाइम इज मनी। या तो वहाँ पे आ जाएगा। एंड आपका जो वर्कर जो लग रहे हैं या मैन पावर जो लग रही है, आपको जितने एफर्ट्स लग रहे हैं कि उसको बाहर निकालो, नया इंस्टॉल करो, ये सब चीज़ें करो, उसके साथ जो प्लास्टिक वेस्ट होने वाला है वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं। तो आपका टाइम बच रहा है एंड वो जो एफर्ट्स बच रहे हैं वो एफर्ट्स भी बच रहे हैं। तो उसकी भी कुछ ना कुछ हर एक चीज़ का, हर एक वर्क का कॉस्ट है, तो वो चीज़ें बच रही हैं। एंड दूसरा रिसर्कुलेटिंग सिस्टम है। तो आजकल मतलब पहले लोग कोकोपीट में करते थे, रिसर्कुलेटिंग नहीं करते थे। देन द outside governments have brought these rules कि हाँ वो रिसर्कुलेटिंग करना ही पड़ेगा, they cannot waste। Can you explain थोड़ा? बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे रिसर्कुलेटिंग सिस्टम ना समझे, एग्जैक्टली रिसर्कुलेटिंग सिस्टम क्या होता है? बाहर जो लोग देखते हैं, आई थिंक NFT चैनल्स के बारे में बहुत देखते हैं, इज इट समथिंग सिमिलर टू दैट? हाँ, तो रिसर्कुलेटिंग सिस्टम ऐसा है कि जिसमें आपने प्लांट को पानी दिया है एंड पानी जितना प्लांट ने यूज़ करना था, जो भी मिनरल्स यूज़ करने थे प्लांट ने अपटेक कर लिए हैं, एंड जो भी बचा है वो घूम के वापस टैंक में आ गया एंड आपको ने उसके अंदर रीएडजस्टमेंट करके आपने रीपम्प कर दिया है। इसमें पानी की बचत बहुत होती है। हाँ, पानी काफ़ी तो मेजरली जो ओपन फील्ड में पानी यूज़ होता है, पानी कंज्यूम होता है, इवेपोरेशन लॉसेस होते हैं, या फिर ग्राउंड वाटर में जो सीपिन होता है वो पानी लॉसेस होते हैं। तो आपने वही है कि हाइड्रोपोनिक्स में आके आप वो चीज़ें बचा लेते हो। तो वो एक इट्स नॉट कि आपने जो प्लांट कंज्यूम करने वाला था, कि प्लांट अगर 1 लीटर पानी पीता ओपन फील्ड में, तो अंदर आने के बाद आपने ऐसा नहीं है कि वो पानी कम कर लिया। ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हो गई, क्योंकि बाहर क्या है कि प्लांट के पास 40 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड लेट्स से 20% ह्यूमिडिटी है,
तो प्लांट को बहुत सारा पंप करना पड़ेगा खुद को ठंडा करने के लिए। हम्म। यहाँ पे आपने थोड़ा सूटेबल टेम्परेचर दे दिया तो प्लांट को उतना पंप नहीं करना पड़ेगा, तो प्लांट का कंजम्पशन कम हो जाता है, बट दैट इटसेल्फ इज़ 5% ऑफ टोटल लॉसेस। तो आप वो जो बाकी लॉसेस कम कर लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स में। तो उसमें रीसर्कुलेटिंग सिस्टम में ये है कि आप वो लॉसेस बचा लेते हैं। जो नॉन रीसर्कुलेटिंग सिस्टम्स हैं उसमें ये लोग क्या करते हैं कि आपने प्लांट को पानी दिया, वट एवर इज एक्सेस, प्लांट ने जो लेना था वो ले लिया, जो बचा वो अगेन गोज टू सॉइल, ड्रेन हो जाता है एंड गोज टू वेस्ट। तो आप यू आर वेस्टिंग मिनरल्स, यू आर वेस्टिंग वाटर, सो लॉट ऑफ रिसोर्सेज। रेगुलर सॉइल, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ, रेगुलर सॉइल एंड इवन इफ यू आर डूइंग soilless cultivation, coco based systems, even in those drain goes to waste in the soil. तो now because of the government rules and all, इंडिया में तो नहीं है पर बाहर लोग people have to move to recirculating system कि जो ड्रेन हो रहा है पानी उसको वापस कलेक्ट करो आप एंड देन उसका ट्रीटमेंट करके उसको आप रीयूज़ करो। तो उसमें तो दैट इज़ ए रीसर्कुलेटिंग, नॉन रिसर्कुलेटिंग वर्सेस रीसर्कुलेटिंग सिस्टम ये है। अब जब नॉन रिसर्कुलेटिंग सिस्टम से आप देखते हैं तो दैट इज़ अ बिट चीपर, बट रिसर्कुलेटिंग सिस्टम आप कोकोपीट में लगाएंगे उसका वर्सेस जो टेक्नोलॉजी हमने लगाया है तो काइंड ऑफ कैपिटली बिजनेस सेंस जो बनाता है ना, तो वो बहुत ही आपको ऐसे आई ओपनर है कि करना ही नहीं चाहिए, कोई पॉइंट ही नहीं है वो सब्जेक्ट करने का। तो इस तरीके से जब हमारा कैपिटल डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कम आ जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आती है, इसलिए हम लोग ये चीज़ कर पा रहे हैं। एंड द अनदर पैरामीटर इज़ ऑब्वियसली कि आप प्लानिंग प्रॉपरली कर लो, टाइमिंग मैच कर लो, तो उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। इंटरेस्टिंग। आई मीन कीपिंग इन माइंड जो हमने प्रीवियस पॉइंट डिस्कस किया था अबाउट द सॉइल डिग्रेडेशन, अबाउट द राइजिंग पॉपुलेशन एंड ऑल द अदर इश्यूज विद फूड वेस्टिंग इन इंडिया, हाउ फार डू यू थिंक भारत कितना दूर है टुवर्ड्स गोइंग कम्प्लीटली टुवर्ड्स सॉइललेस कल्टिवेशन या हाइड्रोपोनिक्स? क्योंकि अब बहुत सारे लोग अभी अवेयरनेस आना स्टार्ट हो रहा है कि शायद हमें हाइड्रोपोनिक्स में जाना चाहिए, इनिशियल क्यूरियोसिटी बहुत है। डू यू थिंक नंबर वन ये सही टाइम है लोगों को हाइड्रोपोनिक्स में आने के लिए? एंड दूसरी बात, हाउ सून इज इंडिया मोर स्पेसिफिकली गोइंग टू गो टुवर्ड्स सॉइललेस ग्रोइंग कल्चर? आई डोंट थिंक इंडिया या किसी भी कंट्री को सॉइललेस पर पूरा जाना चाहिए। क्यों? तो आप बोल रहे हो सॉइललेस, तो मैं बोलूँगा कि जो अपने पेड़ हैं आम के, अंगूर के और अनार के, ये सब ओपन में ही रहने चाहिए, ये सब खेतों में ही रहने चाहिए, ज़मीनों पे ही रहने चाहिए, मिट्टियों में रहने चाहिए। तो उससे हम चाहते हैं कि या जो मोनोकल्चर होता है, सिर्फ मैंने बैगन के बैगन लगा दिए, खीरे के खीर लगा दिए, उससे सॉइल ख़राब होती है। क्यों? मोनोकल्चर में ही होता है कि आपका क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता, तो आप एक ही एलिमेंट्स सॉइल से सब कर रहे होते हो, उनको कुछ वापस दे नहीं रहे होते, तो वो सॉइल डिग्रेड होने लगती है। एंड दैट्स व्हाई वी हैव ऑल दीज फर्टिलाइजर एंड यूरिया कंपनीज। तो सॉइल डिग्रेड नहीं करना है, हम चाहते हैं सॉइल को बचाएं। हम जानते हैं कि सॉइल ख़राब हो रहा है, सॉइल ख़राब क्यों हो रहा है? क्योंकि मोनोकल्चर की वजह से ख़राब हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो मोनोकल्चर है उसको हम सॉइललेस में लेके आएँ, जहाँ पे सॉइल की ज़रूरत नहीं है। पर हम चाहते हैं कि जो पेड़ हैं, जो जंगल हैं, वो और बढ़े। तो जो खेती बंजर ज़मीन में हो सकती है, जहाँ पे सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसे वहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं। और जो ओपन में हो सकती हैं, जैसे ये अपने बगीचे होते हैं, हॉर्टिकल्चर होता है, ऑर्चर्ड्स होते हैं, यस, और पेड़ होते हैं, वो सब वहाँ पे बढ़े। तो सॉइललेस कल्टीवेशन फॉर मोनोकल्चर शुड शिफ्ट, मस्ट शिफ्ट। और अगर आप ओपन में भी, लेट्स से अगर आप ओपन फार्मिंग में, सॉइल बेस्ड फार्मिंग में भी अगर आप लगातार कल्टीवेशन कर रहे हो, क्रॉप रोटेशन कर रहे हो, सॉइल की हेल्थ मेंटेन कर पा रहे हो, तो बिल्कुल करना चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि जस्ट आउट ऑफ फॉर जनरल प्रैक्टिस, अगर लोग सॉइल में ग्रो कर रहे हैं तो क्या बेटर प्रैक्टिसेस होते हैं? जैसे आपने मोनोकल्चर बोला नहीं करना चाहिए, क्या ऐसे कुछ बेटर प्रैक्टिसेस हैं जो शायद लोग डिप्लॉय कर सकें? तो कीप द सर्कुलर फार्मिंग होती है, सर्कुलर कॉन्सेप्ट है जिसमें आप गाय भैंस भी पाल रहे होते हो, आप सारी क्रॉप भी उगा रहे होते हो, आप क्रॉप रोटेट भी कर रहे होते हो, और उनका जो वेस्ट है इन सब का ऑर्गेनिक मैन्योर यूज्ड एज मैन्योर और फर्टिलाइजर फॉर द कल्टीवेशन अगेन। तो ये पूरा सर्कल होना चाहिए, पूरा रिसाइकल होना चाहिए। तो वो फार्मिंग बेस्ट है। बट इशू यही है कि वो फार्मिंग आप
लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते, उसका कंजम्पशन लोकल ही रहेगा हमेशा। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं बैंगलोर के बाहर जाके वो फार्म्स चालू कर दूं और ये सारा खाने लग जाऊं। वो बस कुछ कुछ पैचेस में होगा, कल को बारिश आएगी वो ख़राब हो जाएगा। ओपन फील्ड के साथ बिगेस्ट कॉन वही रहता है। हाँ, बारिश हो गया, पानी का इशू हो गया, कीड़े आ गए। बट मैं ही बोलूँगा कि सॉइल अपनी जगह पे वी वांट टू प्रिजर्व सॉइल। सॉइल लेस प्रमोट नहीं कर रहे हम लोग, उल्टा आप सॉइल बचाना चाहते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि सॉइल में जो होना चाहिए वो बिल्कुल होना चाहिए, जो पहले हज़ारों साल पहले होता था। पर जो हमें खाने के लिए चाहिए, जो उसके बिना किया जा सकता है हमारे तरीके से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, वो होना चाहिए। उससे हम लोग पानी बचाएंगे, मिट्टी बचाएंगे, लोग की हेल्थ अच्छा खाना ही बचाएंगे। हाँ बिल्कुल। ओपन में आप अच्छी सब्जियां उगाना मुश्किल है, पर आप अच्छे पेड़ जरूर उगा सकते हो, अच्छे फल जरूर उगा सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट आई थिंक इज नॉट बेटर विद दीस ट्रीज। यस, तो वो बहुत लंबे टाइम तक होता है और ये चीज़ें होती हैं। प्लस आपका सब्जियों के साथ ये है कि अभी जो पॉकेट्स बचे हैं ऑर्गेनिक फार्म के, बहुत कम है एंड उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत मुश्किल है, और उससे आप पूरे वर्ल्ड को नहीं खिला सकते। कुछ खिला सकते हो, कुछ पोर्शन खिला सकते हो, पर पूरी दुनिया को नहीं खिला सकते, क्योंकि वो बहुत ही कम छोटा, वो पार्सली बहुत छोटा हो गया। ईल्ड भी कुछ 9 साल लगते हैं प्री कमर्शियल ईल्ड आने में ऑर्गेनिक फार्मिंग में, तो बहुत टाइम लगता है। पर वो करो, आप सॉइल बचाओ, पर उसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उससे उगा के मैं सबको खिला दूंगा। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट श्रीलंका डिड। उनका जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ अभी, वो पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट, मतलब दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि वो लोग पूरे ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसे शिफ्ट हुए, और दे वर नॉट एबल टू हार्वेस्ट इनफ एंड द यील्ड वाज वेरी लो, दे वर नॉट एबल टू फीड देयर पीपल। तो चीज़ें काफ़ी बिगड़ी। मतलब आई डोंट हैव मच ऑफ द डिटेल्स, आई नो कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस। और इसीलिए कोई ऐसी एक सिंगल गवर्नमेंट नहीं है पूरे वर्ल्ड में जो बोल रही है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करो। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करो, बट इट कांट बी दी ओनली थिंग। उससे हम ये बात हमें 1970s में पता चल चुकी थी, जब वो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हाइब्रिड सीड्स आई थी। हम लोग ये वीट और ये सब हम लोग यूएस और रशिया से इंपोर्ट कर रहे थे। वी वर लिटरली लिविंग हैंड टू माउथ, क्योंकि हम खुद नहीं उगा पाते थे। तो हमने जब खुद उगाना शुरू किया, पंजाब में वो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमने हाइब्रिड सीड्स आना शुरू की, तो नई टेक्नोलॉजीज और ऑप्शन आया। गवर्नमेंट ने 10-15 साल पहले ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सब्सिडीज चालू की। तो गवर्नमेंट एंड एवरीवन नोज कि यू हैव टू डू ऑल दोस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम नोज कि सॉइल अभी उतनी फर्टाइल नहीं है। अगर होती तो यूरिया और फर्टिलाइजर वाली कंपनीज ही एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जैक्टली। पर हाँ, हम चाहते हैं कि जो सॉइल बची है उनको बचाया जाए, उनको रिज्यूनेट किया जाए, और जो हम शिफ्ट कर सकते हैं वो प्लीज शिफ्ट किया जाए उस तरीके से कल्टीवेशन में। तो क्या मैं सही होऊंगा इन सेइंग कि to protect the soil we need to go soilless? Is it a right statement politically? For the right crop. For the right crop and right select मतलब टाइमिंग उस चीज़ों के बाद राइट टेक्नोलॉजी के साथ। इफ़ यू ट्राई टू डिप्लॉय, मतलब कॉपी पेस्ट करना है तो नहीं होगा, आंख बंद करके कुछ भी डिप्लॉय करना है तो नहीं होगा। एंड दैट्स गोइंग टू बी। क्यों नहीं होगा? इज इट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट और बोथ? बहुत सारी चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे हो आप लेट्स से बहुत ज़्यादा हैवी केपेक्स डिप्लॉय कर दिया तो इट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस। और आपने सॉइल वाली चीज़ों की, मतलब फर्टाइल सॉइल के ऊपर अगर आपने सॉइलेस कर रहे हो तो मतलब मूर्खता ही कर रहे हो। डजंट मेक सेंस। हाँ, क्या फ़ायदा है उन चीज़ों का। एंड सॉइल अपने आप में एक लिविंग बीइंग है। विदाउट द सॉइल कोई नहीं जिंदा रहेगा। हम वी विल नॉट सर्वाइव। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट। एंड पेड़ जरूरी है, पेड़ के बिना हम सबके लिए है। हाँ, तो सो आई मीन आपकी बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, बट मूविंग टू सॉइललेस जहाँ भी पॉसिबल हो, और whichever crops possible हो, can benefit consumers, can benefit the environment and the whole value chain in its whole. Fair to say? Yes. It has to be a cycle, मतलब as you mentioned, cyclical
एवरीथिंग हैज़ टू बी, इवन व्हेन आप सॉइललेस कर रहे हो या फिर टेक्नोलॉजी, कोई भी टेक्नोलॉजी है या फिर आप ओपन फील्ड में कर रहे हो, हैज़ टू हैव अ साइक्लिकल थिंग. मतलब नेचर के अंदर, नेचर ने इतने बढ़िया सिस्टम बनाए, नथिंग गोज टू वेस्ट, तभी इट इज़ सो एफिशिएंट. आपको नेचर के साथ काम करके यू हैव टू प्रोड्यूस ज़ीरो वेस्ट, तभी तो आप सस्टेनेबल हो. अदरवाइज मतलब एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते यू कैन नॉट क्रिएट, यू शुड नॉट क्रिएट अनदर प्रॉब्लम. आज के डेट में आई थिंक मोस्टली वही हो रहा है. कॉमनली देखो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं कि ये यूनिट डिप्लॉय करने से इतना पोल्यूशन लेवल्स उस एरिया में बढ़ा. वो दैट वुड बी अ कॉमन एग्जांपल ऑफ हाउ यू आर सॉल्विंग वन प्रॉब्लम टू क्रिएट अनदर प्रॉब्लम. नॉट पॉइंटिंग फिंगर्स, अगेन कोई ना कोई वैल्यू चेन में प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं. बट व्हाट यू आर सेइंग इज कि वी नीड टू क्रिएट अ वैल्यू चेन एग्रीकल्चर एंड नॉट से नो टू एनीथिंग. राइट, होलिस्टिक अप्रोच होनी ही पड़ेगी, होनी चाहिए. Yes, absolutely. Not say anything no, not say no to everything. Always evaluate कि जहाँ पे सॉइल बेस्ड फार्मिंग करनी है वहाँ पे वो की जाए, जहाँ पे सॉइललेस होती है वहाँ पे वो की जाए. और एब्सोल्युटली कुछ भी खराब नहीं है. एंड ऐसा नहीं कि सॉइललेस अभी बना है, ये कुछ 2000 साल पहले 2500 साल पहले का है. रियली? हाँ, तो कैरिबियंस में क्या होता है, उनकी रेत होती है, उसमें कुछ उग सकता नहीं है. तो उन्होंने लकड़ी का एक पट्टा लिया, उसमें छेद किए और राइस सैपलिंग्स डाल दी और उस पट्टे को फ्लोइंग रिवर के ऊपर रख दिया. तो जो एक्वेटिक एनिमल्स का जो वेस्ट है और प्लांट्स का जो वेस्ट है और जो नदी में जो बह रहा है, उससे वो न्यूट्रिशन अपटेक करके उग रहा था चावलों का. इंटरेस्टिंग. तो ये बहुत पहले का है. अर्जुन का पेड़, उसके जड़ें पानी में होती हैं. सिंगाड़ा, वाटर चेस्टनट, लोटस, ये सब वहाँ पे उगता है, ऑलरेडी होता है. इट्स नथिंग न्यू. बस यही है कि आप खुद कैसे कर रहे हैं और उसको कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं जो क्रॉप आपको चाहिए उसके लिए. राइट. सो लेट्स से मैं आपके विजन से पूरा एज अ थर्ड पार्टी मैं अग्री करता हूँ. राइट, आई टोटली बिलीव इन यू. मैंने ये पॉडकास्ट सुना अभी, और ये पॉडकास्ट सुन के मुझे अमित और अभय बहुत अच्छे लगे. मैं उनके विजन में जुड़ना चाहता हूँ. हाउ कैन आई बी अ पार्ट ऑफ एकी करती क्या है एग्जैक्टली, उनका मॉडल क्या है, मैं कैसे आपसे जुड़ सकता हूँ, कौन से पार्टीज को आप अलग अलग इन्वॉल्व कर रहे हैं, इस पर थोड़ा क्लैरिटी देंगे. बिकॉज आई फील ये विजन और मिशन हर आदमी तक पहुँचना चाहिए. वो एवरी पर्सन शुड बी अ पार्ट ऑफ एकीज जर्नी. हाउ कैन दैट हैपन? बताओ हमें. कोई भी बताइए. तो somebody, let's say whoever is enthusiast about making a change और ये करना चाह रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं इस टाइप से, तो हम लोग एक ही दो मॉडल में एक ही करती क्या है. सॉरी टू कट यू ऑफ. मेरा क्वेश्चन वो होगा फर्स्ट, एक ही करती क्या है. सेकंड क्वेश्चन वुड बी कि मैं एक ही के साथ कैसे जुड़ सकता हूँ. एक ही अच्छी सब्जियां सब उगाती है, एक ही अच्छी सब्जियां बेचती है. सिंपल बात में तो यही है. एक ही का मेन हम चाहते यही है कि लोगों को अच्छा खाना मिल जाए. दैट्स इट. अब उसको करने के लिए पीछे क्या क्या करती है, एक ही बात कुछ करती है कि टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रही है, एक ही इन हाउस, मतलब जो भी है बहुत सारी चीज़ें इन हाउस से ऑटोमेशन डेवलप हुई है, अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस भी बना रहे हैं, एंड फार्मिंग भी मतलब ग्रो भी कर रहे हैं, फार्म सेटअप भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं टू मेक इट, मतलब होल पूरे प्रॉब्लम का अप्रोच कर रहे हैं. तो थोड़ा और फिर से मैं ये बोलता हूँ कि फ्रॉम द, अगर कोई आता मतलब हमें लेट्स से कि एक वी हैव आइडेंटिफाइड अ पीस ऑफ लैंड की लेट्स से वी वांट टू डू अ फार्मिंग देयर. सो फ्रॉम इवन बिफोर आइडेंटिफाइंग, इवन आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट लैंड से लेके सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर से उगाना, पार्टनरशिप विद द राइट पार्टनर्स, मतलब कोलैबोरेटिंग विद द राइट पार्टनर्स की कहाँ पे सेल करना है या किससे क्या लेना है, क्या व्हाट इज़ द राइट प्रोडक्ट, व्हाट इज़ द राइट टाइमिंग, ये सब चीज़ें डिसाइड करना है, उगाना एंड हार्वेस्ट करना, उसको प्रॉपर पैकेजिंग करके वापस मार्केट में सेल करना, पूरा का पूरा एक ही करती है. ओके. तो एंड टू एंड पूरा काम करती है एक ही. और इसके अंदर अगर लेट्स से कोई करना चाहता है तो एक ही पार्टनरशिप मॉडल में भी काम करती है कि somebody wants to invest, we are happy to work with them. तो हम लोग बेसिकली जो हमने टेक्नोलॉजी बनाई है, वी वांट एवरीबडी टू यूज़ दैट टेक्नोलॉजी. बट अभी के लिए मतलब वो टेक्नोलॉजी यूज़ करना इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि मतलब उतनी उस अभी रिसेंटली हमने बनाया है, तो हम भी वही देख रहे हैं कि लोगों को सिखाना, उस चीज़ को ऑपरेट करने में थोड़ा टाइम लगता है. तो बेसिकली वी पार्टनर विद देम कि आप सेटअप कीजिए,
वी विल टेक केयर ऑफ द ग्रोइंग पार्ट। ओके आप इंटरेस्टेड हैं, आप आना चाहते हैं, आप आ जाइए, और नहीं है लक्ष्य कोई, वैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना है सिर्फ, तो हम उगा लेंगे। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ओके इफ समबडी इज इंटरेस्टेड कि मुझे सीखना है, आप आइए फार्म पे, आप आके फार्म पे सीख सकते हैं, हम सिखाने को तैयार हैं। एंड आफ्टर फ्यू ईयर्स we'll hand over the farm to you. We are open to hand over the farm to you and you can grow. ठीक You है। have learned to use the technology, then you can grow on your own. Or let's say if you want to continue the partnership, we are open to that as सो well. बोलो कि मेरे पास 10 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, राइट, मैं ईकी के साथ जुड़ना चाहता हूँ। सो ईकी मुझे हैंड होल्ड करेगी ग्रोइंग से लेकर के मेरा मार्केटिंग प्रोड्यूस सब बेचने का। इज दैट फेयर टू से? तो हाँ, मतलब एक ही करती है और हैंड होल्ड करेगी, एक ही पार्टनरशिप करेगी एंड सब कुछ करेगी, मार्केट भी करेगी, सेल करेगी, एक ही करती है। बस इसमें ये बोलूँगा कि जो 10 एकड़ का जो है, सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर अस टू गो spread across India for small farms is really challenging for us. ओके तो we have to manage operations as well. मतलब अदरवाइज हर जगह फैल गए तो we will not be able to maintain that quality and all. ठीक तो है। हम थोड़ा एक स्केल पे काम करते हैं एंड somebody let's say wants to invest on a small amount या छोटे एरिया पे करना चाहते हैं तो एक क्लस्टर ऑफ फार्म्स बना लेते हैं, तो वहाँ पे हर एक इंडिविजुअल्स का फार्म्स होते हैं। दैट्स हाउ वी ऑपरेट, बट वी ऑपरेट एट स्केल, बट वी डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मिनिमम लैंड कितना होना चाहिए मेरे पास टू बी एबल टू एसोसिएट विद यू? करीब 40 एकड़ है मान लीजिए आपके पास, तो उसमें से 25 एकड़ का फार्म हम लोग लगाएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास लैंड ही नहीं है, जैसा अमित ने कहा कि आप जस्ट इंटरेस्टेड हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। तो हमने वो लैंड ले रखी है, लीज पे ले रखी है। आपके पास खुद की लैंड है? हाँ, और जगह जगह पे। तो हमने बोला कि आप आइए, मैं आपको लैंड लीज पे दूंगा, ओके। आप वो फार्म लगाइए वहाँ पे, मतलब उस फार्म लगाने का खर्चा करिए, हम वो फार्म लगाएंगे, हम सेटअप करेंगे, वो चलाएंगे, और फिर हम लोग साथ में आपस में एक रेवेन्यू शेयर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अब वो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आधा एकड़ का हो सकता है या 10 एकड़ का हो सकता है, पूरे 25 एकड़ का हो सकता है। पर हम अगर मान लीजिए 1 एकड़ का है तो हम 25 एकड़ लगाएंगे टोटल, तो उसमें से एक आपका हो गया, बाकी 24 में से कुछ आपके होंगे, कुछ हमारे होंगे। तो हम चाहेंगे कि वो 25 का एक साइज बने, एक क्लस्टर बने। ओके। तो एक क्लस्टर एक एकड़ का कहीं और 10 एकड़ का हो, ये नहीं काम करेंगे हम। क्लस्टर 1 में और होना चाहिए। 10 साथ में, और बाकी के जो 14 एकड़ है वो भी वहीं पे लगाएंगे। तो एक पूरी साइड 25 एकड़ की होनी चाहिए फार्म की, और वो उस तरह का हम करना चाहते हैं, मतलब हम उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। सो मैंने जो समझा है 2 एसोसिएशन मॉडल है विति की। पॉइंट नंबर 1, अगर मेरे पास लार्ज लैंड एरिया है जैसे 40 एकड़, तो उस लैंड पे आप ग्रोइंग करके एंड टू एंड ग्रोइंग एंड ऑपरेशंस करेंगे, मार्केट में प्रोड्यूस भेजेंगे, राइट? ऑप्शन नंबर 2, अगर मेरे पास लैंड नहीं है तो देन आई कैन कंट्रीब्यूट कैपिटल टू बी अ पार्ट ऑफ अ क्लस्टर इन अ सिंगल ग्रुप, एंड उस क्लस्टर का सेम प्रोसेस ग्रोइंग ऑपरेशन आप करेंगे और रेवेन्यू शेयर मुझे आएगा। हाँ, दोनों ही केस में क्लस्टर मतलब क्या कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ेगा, वो टेक्नोलॉजी का, वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का, लैंड डेवलपमेंट का। लैंड आप ला सकते हैं या फिर हम लोग ला सकते हैं, लैंड का ऑप्शन है। हाँ, पर कैपिटल दोनों में ही इन्फ्यूज करना पड़ेगा। आई मीन वो तो हाँ अंडरस्टूड है। एंड बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली आजकल एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हैं या फिर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, एंड बहुत सारे लोगों के पास टाइम भी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट दे वांट टू कंट्रीब्यूट समहाउ। तो ये एक ऑप्शन उनके लिए भी होता है कि आप आइए, विल जॉइन हैंड्स, एंड मतलब एंड एज एन ईकी अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, लॉट ऑफ पीपल हैव टू जॉइन हैंड्स। और इसमें व्हाट आर द काइंड ऑफ रिटर्न्स आई कैन गेट एज अ इन्वेस्टर? मैं मानो पैसा डाल रहा हूँ आपके मॉडल में, देन मुझे क्या गारंटीड रिटर्न होता है? कैसे मैं क्या पैसा कमा सकता हूँ? गारंटीड बिल्कुल नहीं है, नहीं है, पर हाँ प्रॉफिट ज़रूर होता है। तो ज़रूर होता है, मतलब ज़रूर का मतलब ये है कि अगर आप फार्मिंग ढंग से कर रहे हैं तो इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिजनेसेस इन द इन द वर्ल्ड, यस, तो पैसा तो बनता है। गारंटीड बिल्कुल नहीं है। वी डू अ रेवेन्यू शेयर। ओके। हाँ, रेवेन्यू शेयर में यही है कि 40 आपका, 60 हमारा, हम ओपेक्स पूरा खर्चा लेंगे। तो हमारे में कुछ कॉस्ट हमारी कुछ 40% लगती है, तो हमें इफेक्टिवली कुछ 20% का मार्जिन बनता है। आपका पूरा 40 का 40% आपका मार्जिन बनता है।
और आप अपने इन्वेस्टमेंट का लगभग 5 साल में रिटर्न बना सकते हो, 4-5 साल में मैक्सिमम। ये रिटर्न 3 साल में भी आता है, 4 साल में भी आता है, 5 साल में भी आता है। ठीक है। हाँ। मेरा ब्रेक इवन टाइम 3 साल है। हाँ। एंड उससे रिटर्न ऑन कैपिटल परसेंटेज कुछ होता है उसका, लाइक फिक्स्ड 33% के आसपास हो गया इफेक्टिवली 3 साल का। गुड मार्जिन। पर यही है कि गारंटीड बिल्कुल नहीं है, ये रेवेन्यू शेयर पे होता है, वो 3 साल 5 साल भी हो सकता है। अगर लेकिन गारंटीड नहीं है तो एज अ कंज्यूमर मैं एक ही में क्यों मतलब वो रिस्क लेके डालूं, एक रिस्क फैक्टर होता है। तो गारंटी बिल्कुल, तो अब रिटर्न जो है, एक तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इनकम है, टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री इनकम, ओके। तो 3 साल में आपको पैसा मिल रहा है अगर पैसे के सिनेरियो में, तो इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं होता, वो टैक्स फ्री भी है। 5 साल में भी बन रहा है तो इफेक्टिवली आप 20% के रिटर्न बना रहे हो। 20% का अगर आप टैक्स के हिसाब से देखोगे तो इफेक्टिवली आप 25-26 के आसपास बना रहे हो, विच इज़ अगेन अ वेरी ह्यूज नंबर। और अगर आपको गारंटी चाहिए रिटर्न तो आई सजेस्ट कि उसके लिए एफडीज हैं, उसके लिए वो चीज़ें हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स अलग हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे पार्टनरशिप ऐसी हो कि आप उसका रिस्क रिवॉर्ड वाला केस है। आपका रिस्क यहाँ पे है और आपको रिवॉर्ड भी वैसा ही मिलता है। अभी हम लोग खुद के फार्म लगा रहे हैं, मैं और अमित ने हमारे खुद के पर्सनल लोन लेके हम लोगों ने फार्म लगा रहे हैं। तो पता है हमारे फार्म चल रहे हैं। और गारंटी मतलब वही बात है ना, अगर गारंटी करनी है तो मैं खुद क्यों ना करूँ, मैं खुद ही क्यों नहीं फार्म चलाऊँ। हम लोग कर ही रहे हैं, हमें पता है हमारा रिटर्न आ रहा है। तो इसलिए हम लोग अभी उसी मॉडल में रहते हैं। एंड वेजिटेबल बिजनेस अपने आप में, इवन यू लुक एट ओपन फील्ड एग्रीकल्चर, वेजिटेबल कैन मेक यू किंग, vegetable business can make you a king and it can bring you on the road as well. if चीज़ें क्लाइमेट वाली चीज़ें सेट बैठ जाती है तो वेजिटेबल में बहुत प्रॉफिट्स हैं, बहुत सारे मार्जिन हैं। दैट्स वाई पीपल आर ट्राइंग टू मूव वेजिटेबल इनटू प्रोटेक्टेड, क्योंकि वहाँ पे बिजनेस भी है, अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, वो दिखता है लोगों को। तो डन इन अ राइट वे एंड प्रोटेक्टेड चीज़ों में हो जाए तो वेजिटेबल्स डज गिव यू गुड रिटर्न्स। मतलब दो ही पैरामीटर हैं यहाँ पे, एक तो मार्केट के प्राइसेस का होता है, दूसरा क्लाइमेट वाला होता है। आपने एक को कंट्रोल कर लिया, आपके पास एक ही बचता है। तो हम इस पे पहले हम काम कर रहे हैं, इसका भी टाइम आएगा तो कभी इस पे भी काम करेंगे, तो दोनों चीज़ें मिला तो वही तो है फार्मर के लिए। आई थिंक फार्मर का, जनरल किसान का, जो भी लोग एग्रीकल्चर को बाहर से देखते हैं राइट, उनका सबसे बड़ा भय यही होता है कि एग्रीकल्चर बहुत ही अनसर्टन है। रियलिटी है कि हाँ, क्लाइमेट प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल, बट वो जो लोग आना भी चाह रहे हैं वो हेजिटेशन इसलिए होता है कि उनको लगता है कि मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा अगर मैं खेती स्टार्ट करूँ, मेरा गारंटी क्या है कि रिटर्न आएगा। क्योंकि वो लोग आज के वो नोशन भी बनाए कि फार्मर सुसाइड करता है, 99% फार्मर पैसा कमा नहीं रहे हैं, तो लोग का एक फियर फैक्टर हमेशा रहता है। उन लोगों को आप मतलब क्या कहना चाहेंगे इन जनरल? मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। एक नॉर्मल किसान जो है 1 एकड़ में से 60,000 ज़्यादा साल भर में नहीं कमाता, पॉसिबल नहीं है, ये इंडिया के नंबर्स हैं। 60,000 रुपये पर एकड़ एनुअल। हमारे यहाँ पे मार्जिन बनता है करीब 30 लाख 36 लाख पर एकड़ एनुअल। आपने पूछा था कि मेरा ह्यूज कैपेक्स लगा है तो उसका रिटर्न कैसा आएगा, ये नंबर्स हैं, इतना फ़र्क है। अब डर क्यों है? क्योंकि लोग नॉर्मल फार्मिंग कर रहे हैं, हम नॉर्मल फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। गेहूं का जो फार्मिंग नहीं, आप अगर आप गन्ना भी उगा रहे हो तो आप लाख रुपए ज़्यादा बनाते नहीं हो। अगर आप पोमोग्रेनेट कर रहे हो तो चले आप 1.5 लाख 2 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते एक साल में। हम वही सब्जियां उगा के 36-30 लाख के आसपास, 35 लाख के आसपास बनाते हैं प्रॉफिट। मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट इन हैंड। हाँ, 1 एकड़ का साल का। अब ये जो नंबर्स हैं ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। फॉर श्योर। हाँ, अब इसकी ज़रूरत क्या होती है कि जिसको डर है उनको ये समझना पड़ेगा कि आपको डर है नॉर्मल फार्मिंग की, जिसमें किसान को कुछ नहीं हो पाता, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन नहीं है, बारिश आई ख़राब हो गया। हमारे में वो इश्यूज़ नहीं है, मिट्टी ख़राब हो गई थोड़े टाइम के बाद, कीड़े लग गए, हमारे में वो इश्यूज़ नहीं है। तो जिस वजह से फसलें ख़राब होती हैं वो हमारे में होता नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा हमारे में फ़ायदा ये है कि हम लोग क्रॉप वैसे प्लान कर रहे होते हैं और हर साल पूरे साल में कभी भी उगा सकते हैं, तो हमें रेट ज़्यादा अच्छी मिलती है, क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है तो रेट भी अच्छी मिलती है।
उस वजह से बेनिफिट मिल जाते हैं। तो एक नॉर्मल खेती में आप टमाटर करीब 10 टन पर एकड़ उगाते हैं। दिस इज ए गवर्नमेंट डेटा। 10 टन्स पर एकड़ एनुअल नंबर्स हैं। ओके। हमारे नंबर करीब 180 टन पर एकड़ एनुअल नंबर्स हैं। दैट्स 18 टाइम्स, 18 गुना। हाँ, ये 18 गुना मेरा सिर्फ और सिर्फ ईल्ड है। और क्योंकि मैं अच्छी क्वालिटी भी करता हूँ तो मुझे उसका बेटर प्राइस भी मिलता है, तो यहाँ से मेरा रिटर्न का फ़र्क पड़ जाता है। तो दिस जस्टिफाइज माई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एंड ऑल्सो क्योंकि मैं अलग मतलब ऑफ सीजन में उगा रहा हूँ या फिर ऐसे टाइम पे उगा रहा हूँ या फिर मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो मेरे साल भर चल रहे हैं, मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी क्वालिटी उतनी अच्छी है, तो आई एम गेटिंग दोज प्राइसेस। इंटरेस्टिंग। एंड हम लोग ऑलरेडी 60 एकर्स पे काम कर रहे हैं। तो मतलब एक दिस इज़ एन एक्सप्लेनेशन कि वाई वी आर व्हाट वी आर, कि हम ये कर पा रहे हैं। फिर भी दूसरे को मतलब सामने वाले को रिस्क आता ही है, तो चीज़ें देख के लोगों को अलग कॉन्फिडेंस आता है। आप आइए हमारे साइट पे, मतलब हमारे वेबसाइट पे या हमारे एक्चुअल साइट पे ऑन ग्राउंड, अगर इफ़ यू कैन आके चीज़ें देख सकते हैं, यू कैन ऑब्जर्व थिंग्स एंड इफ़ यू फील, उसके बाद इफ़ यू गेट दैट कॉन्फिडेंस, उसके बाद अपन कर सकते हैं। वैसा वाला भी चीज़ें हैं। एंड ये होता है ना कि आपको रिस्क आता है अगर आपके पॉकेट से, इफ़ यू आर प्लेइंग आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन, तो रिस्क आता है। पीपल थिंक 10 बार सोचते हैं करने से पहले। इफ़ यू आर प्लेइंग विद इन योर कंफर्टेबल जोन, आप छोटा अमाउंट करते हैं, जैसे कि हम लोग ये बोल ही रहा था कि आधे एकड़ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर वैसा होता है तो पीपल गेट इन अ कंफर्टेबल रेंज कि अच्छा चलो आई कैन टेक दैट मच रिस्क, तो उसके हिसाब से चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो वो इट्स नाउ फाइनेंशियल ब्रेकेज ऑफ सिस्टम्स कि आप इसको कितना ईजी कर सकते हो, कितना इंस्ट्रूमेंट को कितना आसान बना सकते हो लोगों के लिए। कॉन्फिडेंस देने की बात है। एंड आई थिंक थोड़ा रिस्क एपेटाइट होना ज़रूरी है ही। लाइक आई वुड से इन एनी बिजनेस, एनी फील्ड, एग्रीकल्चर मोर सो ज़रूरी है। मतलब आई थिंक लेटली आई हैव कम टू बिलीव कि यू कैन बी हार्ड वर्किंग, नेसेसिटी है। यू हैव टू हैव स्मार्ट, मतलब दिमाग भी लगाना, स्मार्ट वर्किंग होना चाहिए, नेसेसिटी है। पर ये सब भी कर लिया, इट्स नॉट इनफ। रिस्क भी लेना ज़रूरी है। रिस्क नहीं लिया तो यू विल नॉट गेट अ सक्सेस, इवन इफ यू आर अ स्मार्ट वर्कर। रिस्क इज नीडेड लक एट द राइट टाइम, राइट। आपने बात किया टमाटर का, राइट। मैंने एक ही बार पढ़ा है कि आप लोग टमाटर एंड क्यूकम्बर्स दो ही क्रॉप कर रहे हैं। वाई डिड यू ओनली चूज 2 क्रॉप्स? मतलब ये दो तो आई थिंक मोस्ट कंज्यूम्ड क्रॉप्स भी हैं, ये 2 क्रॉप पे आप लोगों ने पर्टिकुलरली फोकस क्यों किया? वाई डिडंट यू गो इनटू मोर एक्सोटिक्स, लीफी, केल, वो सब क्रॉप्स? जैसा आप बता रहा था कि बहुत सारे लोग करते हैं ये सब चीज़ें, दे मेक बिजनेस आउट ऑफ इट, दे मेक मनी आउट ऑफ इट। वी आर इनटू दिस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर वही करना है तो विल मेक अ बिजनेस, विल मेक अ मनी आउट ऑफ इट, दैट्स ओके, पर वी विल नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम। हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि लोगों को अच्छी चीज़ें मिल जाएं, अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएं। एंड इफ़ यू डोंट पुट दोज कंस्ट्रेंट्स ऑन आवरसेल्व्स, दैट विल नॉट फोर्स अस टू इनोवेट। तो दैट्स वाई हम टमाटर को ही लेके बैठे हुए हैं कि हमें यार नहीं, जो किसान, जो एक नॉर्मल इंसान खाता है, डेली खाता है, उसकी पॉकेट पे क्या लोड आएगा, वो क्या आता है, हमें वहाँ पे कैटे करना है। और हम टमाटर में प्रॉब्लम सॉल्व कर गए, खीर में प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व है ना, और कोई भी अडॉप्ट करेगा इस चीज़ को। बाकी अगर आप इन दोनों में कर लिए, यू कैन रेप्लिकेट इट टू मोर क्रॉप्स। यस, बाकी चीज़ों का कंजम्पशन कम है ना, कि बैंगन आप हफ्ते में एक बार खाते होंगे ना, टमाटर तो आप डेली खाते हैं। अगर टमाटर में सिग्निफिकेंट प्राइस का आता है इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट आपकी पॉकेट पे ज़्यादा आने वाला है कंपेयर टू बैंगन के प्राइसेस में। मेक सेंस। कंजम्पशन इज अ लॉट मोर, राइट। हम लोग वो सब्जियां करना चाहते हैं जो सबके घरों में रोज बनती है। मिर्ची, बैगन, लौकी, करेला। एक्सोटिक सब्जियां इतने लोग नहीं खाते। खाते भी हैं तो एकदम टॉप टियर सिटीज़ में। एंड फ्रॉम हेल्थ पर्सपेक्टिव भी, जो आप सबसे ज़्यादा खाते हो, और अगर वही चीज़ हेल्दी हो गई तो आपकी हेल्थ में इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ने वाला है कंपेयर टू जो चीज़ आप कम खाते हो, उसमें अगर क्वालिटी इंप्रूव हो गई तो। अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल चलते हैं, राइट। लाइक बहुत सारे लोग को भी क्यूरियोसिटी हो रहा होगा कि ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, मतलब कि इनका खाना ज़्यादा हेल्दी है।
आपके ऑब्वियसली कोई पेटेंट टेक्नोलॉजी जैसे आपने बात किया, ग्रोइंग मेथड्स हैं, राइट? क्या व्हाट मेक्स एक ही टमाटर एंड क्यूकम्बर डिफरेंट फ्रॉम नंबर वन रेगुलर ओपन फील्ड? तो लोग समझ सकते हैं पेस्टिसाइड कम होगा, बट बाकी लोग जो मानो हाइड्रोपोनिक्स में कर रहे हैं रेगुलरली, उससे आपका डिफरेंट है, एंड हाउ डज इट कंपेयर टू द मार्केट का जो नॉर्मल प्रोड्यूस है? आपने बोला मोर न्यूट्रिशियस, राइट? कैसे? So, if your plants are fed properly, plants are not deficient, तो fruits are not deficient. Soils के अंदर क्या होता है कि deficiency मतलब हर जगह पे कुछ उनको जियो टैगिंग दी जाती है कुछ फ्रूट्स को कि ये नागपुरी संतरा है या फिर ये यहाँ पे ये चीज़ अच्छी होती है, बिकॉज उन वहाँ की सॉइल्स के अंदर वो कंटेंट ज़्यादा होते हैं. तो सिमिलरली कहीं कहीं की, और वैसे भी बिकॉज सॉइल क्वालिटी हैज़ डिग्रेडेड, सॉइल के अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसीज आ चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग आजकल ऊपर से फीड करना पड़ रहा है, लोगों को स्प्रे करना पड़ रहा है, विच इज़ हार्मफुल अगेन. तो हाइड्रोपोनिक्स के अंदर यू हैव दैट कंट्रोल, तो आप प्रॉपर फीड करते हो तो आपके प्रॉपर न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है उसके अंदर अच्छा होता है. एंड देयर आर स्टडीज़ जो बहुत सारे रिसर्चर्स ने कर रखी है कि हाइड्रोपोनिक्स का प्रोड्यूस हैज़ हायर मतलब बेटर कंटेंट दैन एंड कम्पेयर टू एन ओपन फील्ड. तो ये हो गया. आप प्लांट को विटामिन्स, प्लांट को स्ट्रेस देते हो तो एंटीऑक्सीडेंट्स, ये चीज़ें उसके अंदर और आती हैं. ओके. यू हैव अ स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग दोज थिंग वैल्यूज एज वेल, कि आप कुछ एक एलिमेंट स्पेसिफिकली बढ़ाना चाहते हो उस एक चीज़ के अंदर, आप वो बढ़ा सकते हो. जैसे मानो मुझे विटामिन B12 और कंज्यूम करना है, तो आप प्लांट में डाल के वो मेरे लिए बढ़ा सकते हो. सो B12 कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता एक्सेप्ट बैक्टीरिया. देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया. वो बैक्टीरिया यू हैव टू हैव अ सिम्बायोसिस विद इन द रूट सिस्टम इटसेल्फ. सो हेल्थ स्टार्ट्स एट द रूट ऑफ द प्लांट. यस. तो वहाँ से होगा, मतलब दैट्स द नेक्स्ट स्टेप कि हम चेम्बर्स के अंदर वो चीज़ करने वाले करेंगे कि आई वांट टू हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन द चेम्बर. तो जो चीज़ हमारे गट बैक्टीरिया के अंदर B12 का बैक्टीरिया है तो हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं है तो नहीं मिलेगा. सिमिलरली प्लांट से भी हमें B12 तभी मिलता है कि अगर वहाँ से आता है तो बैक्टीरिया के साथ सिम्बायोसिस आप कराओ, होती है चीज़ें, आप फोर्टिफाई कर सकते हो चीज़ें, आप इंक्रीज़ करवा सकते हो चीज़ें. सो क्या मैं कह सकता हूँ कि आपके टेक और आपने जो ग्रोइंग चेम्बर्स क्रिएट किया है उसकी वजह से आप रूट जोन को बेटर न्यूट्रिशन दे पा रहा हूँ, जिसकी वजह से एज अ कंज्यूमर मुझे बेटर न्यूट्रिशन मिल रहा है. दैट इज़ द जिस्ट ऑफ आप जो ग्रो कर रहे हैं. इज इट फेयर टू से सो? यस दैट इज एब्सोल्युटली यस. राइट. सो एक और चीज़ समझना, आप ये टमाटर भी बेच कहाँ रहे हैं? Like, ये टमाटर का प्राइस वेरिएबिलिटी इन इंडिया हैज़ बिन सो हाई. आई थिंक न्यूज़ में कोई भी सब्जी आता है, इफ दैट्स वन वेजिटेबल दैट्स टमाटर. हाउ हैव यू कम्बैटेड दैट? एंड इतना आप टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना नो हाउ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ग्रोइंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका ऑब्वियसली प्रीमियम प्राइस मेरे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं अफोर्डेबिलिटी भी है. सो वेयर आर यू सेलिंग दीज टमेटोज एट एन अफोर्डेबल रेट? तो है ना, ये मतलब ये आर्गुमेंट मैंने बहुत सुना है, एंड फॉर सम रीज़न आई हैव नेवर बीन एबल टू एक्सेप्ट कि इतना टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इतना अच्छा क्वालिटी बना रहे हैं, उसका प्रीमियम मिलना चाहिए. मुझे वो लॉजिक ही नहीं समझ में आता, क्यों मिलना चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा. हमने ऐसे इन्वेस्टर से बात की है, वो बोले कि तुम पैसा क्यों नहीं ले, मतलब इतना सब कुछ कर रहे हो तो तुम इसका अच्छा प्राइस भी लेके आओ. आपके इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं? मतलब जिनसे बात की थी, नॉट दी करंट वन. ओके, ठीक है. हाँ, नॉट दी एग्जिस्टिंग वंस. जी जी जी. जिनसे हमने बात की थी पहले कभी, उनका एक क्वेश्चन हमेशा रहा है. और मैंने बोला है मुझे करना ही नहीं है वो, मुझे प्रीमियम मिलेगा, आई विल बी वेरी हैप्पी, बट दैट इज़ नॉट माई फोकस. वन ऑफ द पिलर्स ऑफ ईकी इज अफोर्डेबिलिटी, is to make it available at mandi prices and make money at that price. एंड अगर टेक्नोलॉजी से प्रीमियम चाहिए तो मतलब टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग सोल्यूशन से तो कम्पीट कर ही नहीं सकती ना. व्हाई डू वी नीड अ प्रीमियम? तो आप अफोर्डेबल कर कैसे हैं? हाउ, लाइक इज इट स्केल और वॉल्यूम का गेम है? नहीं, तो कॉस्ट का गेम है. तो अगर मैं उगाई उसी रेट पे रहा हूँ जिस रेट पे अभी सब्जी नॉर्मल लैंड पे उगती है. ओके. तो आप कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है आप उससे इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एट अ सिमिलर कॉस्ट, एट अ लोअर कॉस्ट. वाओ. एट मतलब अगर मैं हाइड्रोपोनिक्स की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 5 times लोअर. और अगर मैं नॉर्मल सॉइल बेस्ड कल्टिवेशन जो ओपन फार्मिंग होता है तो मैं बोलूँगा उसका सिमिलर कॉस्ट. तो मैं उस कॉस्ट की बात कर रहा हूँ. तो हमारा फोकस हैज़ नॉट बीन टू गेट अ हायर प्रीमियम.
कैन आई आस्क इफ आई हैव परमिशन कि क्या प्राइस पे आप बेच पाते हैं लोकली? अभी हम लोग 30 रुपये में, एवरेज प्राइस 24 बता रहा। मतलब हाँ अभी इस महीने का 30 रुपये समथिंग दैट वी सेलिंग। टमाटर का बात कर रहे हैं। टमाटर की बात कर रहा हूँ। एज ऑफ yesterday वी सेलिंग एट 30। प्राइसेस मंडी में कुछ 24-25 के आसपास भी रहती है। मंडी में ही बेच रहे हैं आप? ऑर्गेनाइज बायर्स भी हैं, मंडी भी है, दोनों का मिक्स है। मंडी में ये होता है कि वी गेट समवेयर अराउंड 25, 26, 27। हमें 3 रुपये तो ऊपर के मिलते हैं 3-4 रुपये ऊपर के मिलते हैं मार्केट से, प्राइमरीली मतलब मंडी से, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होती है। मंडी में भी आप ग्रेडिंग देखोगे, टमाटर, खीरा, मतलब ये एप्पल होता है, 4 तरह के एप्पल होते हैं, 100 रुपये का, 120 रुपये का, 150 रुपये का, 200 रुपये का। वो हमारे केस में भी होता है। तो हम मंडी के रेट पे ही प्रॉफिटेबल है, हमारा उसी में मार्जिन बनता है। मैं आपको जो 36 लाख रुपये बता रहा हूँ वो 30 रुपये के एवरेज प्राइस पे है। It's almost like it sounds too good to be true. I mean, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफ कोर्स अग्री कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन तो इसमें आई ऐड ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यार बहुत जगह मार्केट में या फिर टाइम पे ना 5 रुपये में भी टमाटर बिक रहा होता है। तो उस समय टमाटर नहीं उगाना होता, उस समय खीरा उगाना होता है। सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ओवर सप्लाई, और वहाँ पे नहीं देना होता जहाँ पे 5 रुपये बिक रहा है। ऐसी जगह है इंडिया में ही जहाँ पे उसी समय 20 से 25 से 30 रुपये में बिक रहा होता है। मंडी का ही बात कर रहे हो? मंडी की ही बात कर रहे हैं। मतलब जनरली ये जो प्राइसेस आती हैं साउथ में होता है मेजरली। कर्नाटका में बहुत सारा प्रोडक्शन होता है टोमेटो का, तो यहाँ पे 5 रुपये में बिक रहा होता है। नॉर्थ में उसी टाइम पे जस्ट बिकॉज आपने हाई हीट देखी है एंड उसके बाद जस्ट मानसून आया है, उस टाइम पे नॉर्थ इज डेफिशिएंट ऑफ टोमेटोज, तो 80 रुपये उसी टाइम पे जा रहा होता है। तो अभी भी जो नॉर्थ में टमाटर बिक रहा होता है बारिश के टाइम पे, वो सारा साउथ से आता है, बैंगलोर से आ रहा होता है। ओके। और वो 50 रुपये में बिक रहा होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, फिर वेस्टेज होता है, एवरीथिंग एड्स अप एंड मिडिल मैन ऐड होते हैं, और फिर 50 में भी जाता है। मैं बोल रहा हूँ 40 में बेच दूंगा उसमें, मेरा तो बहुत बेटर प्रॉफिट है, मैं उससे वहीं पे लोकली उगा रहा हूँ। तो आप लोगों को प्रैक्टिकली हर एक मंडी, इंडिया के हर एक मंडी का क्या रेट चल रहा है वो जानना होगा। दैट इज वेयर आर marketing team comes in. They analyze the data of all the mandis, and we have already understood or let's say evaluated. बिल्कुल कुछ फ्लक्चुएशन आते हैं, हर साल का कुछ वेरिएशन आएगा, बिल्कुल आएगा। पर एक पैटर्न दिख जाता है कि आपको कब क्या उगाना है। अभी बारिश के टाइम पे टमाटर उगा के आप कहीं भी उगा लो, आपको बहुत पैसा है, ये सबको पता है। लास्ट ईयर भी हुआ था। मिर्ची उगा उस टाइम पे बहुत पैसा है, बिल्कुल लास्ट ईयर भी हुआ था। टमाटर पिछली बार 200 रुपये था, पर मिर्ची 400 रुपये थी किलो। रियली? मिर्ची इतनी ही लोग लेते हैं, टमाटर ज़्यादा लेते हैं, इसलिए वो ज़्यादा न्यूज़ में आ गई। और खीरा आपको पता है आपको किस समय उगाना है, आप गर्मी में उगाओ, सब लोग खीरा गर्मी में उगाते हैं। रेट मिलती है वहाँ पे 30-40 रुपये की। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन टू ग्रो एंड व्हाट टू ग्रो एंड वेयर। मैं आंध्रा में फार्म लगा के जो टमाटर का मौसम है उसमें टमाटर उगा के मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि उसी समय सब उगा रहे होते हैं, सबका मंडी फ्लड हो जाएगा, और मैं नहीं करूँगा। अगर मुझे आंध्रा में ही बेचना है, मैं लेके जाऊँगा मेरे कॉन्ट्रैक्ट सुपर नॉर्थ के, वहाँ पे जाके बेचूँगा या एक्सपोर्ट करूँगा। तो वेयर, व्हेन एंड व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and that is where you do a market survey, understand studies, you understand the patterns कि कौन से prices कब fluctuate हो रही हैं, किस मौसम में और कौन से region में। ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है कि आपको खुद R&D करना होता है? ये तो प्रॉपर सब मार्केट अवेलेबल है। मतलब ये जो गवर्नमेंट की एग मार्केट, ये सब चीज़ें अवेलेबल है ऑनलाइन। मतलब गवर्नमेंट खुद करती है डेटा, वो भी तो ही चाहती है कि आप सारे फार्मर एक ही चीज़ ना उगाएं, फ्लड ना करें मार्केट, वरना फेंकना ही पड़ेगा उनको। 4 रुपये तो कुछ भी करके आपको लगेगा ही खर्चा, लेबर, बिजली, सीड, न्यूट्रिशन, ये सब उगाने में लगेगा ही लगेगा। 5 रुपये में कभी पैसा नहीं बनने वाला, कोई भी किसान कर ले। 5 रुपये में क्यों बेचना पड़ता है? क्योंकि सप्लाई इतनी ज़्यादा होती है, तो वो गड़बड़ी है। एंड दैट इज़ नॉट अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट एग्रीकल्चर वाला प्रॉब्लम, दैट इज़ एन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम, जनरल एग्रीकल्चर। हाँ, तो टू नो व्हेन एंड व्हाट टू एंड वेयर टू ग्रो। विल इट बी राइट टू से कि अभी जैसे आपका टेक्नोलॉजी मानो कल को बहुत फैल गया इंडिया में, एवरीवन इज ग्रोइंग यूजिंग द सिस्टम, तो प्राइसेस में भी और स्टेबिलिटी आएगी? हम वही चाहते हैं, क्योंकि मैं साल भर बता दूं कि ये प्राइसेस हैं,
और वेरिएशन नहीं है, सब लोग अपना बजट प्लान कर पाएंगे उससे। वही मैं सोच रहा हूँ हमारा लॉजिकली। इनिशियल आइडिया ये था कि हम टमाटर थ्रू आउट द ईयर सप्लाई कर रहे होंगे एंड एक कांस्टेंट प्राइस है, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट कि मुझे कितना पे करना है, आपको पता है, प्रॉब्लम यू ही डोंट वही है, नीड टू थिंक अबाउट। ग्रोअर और कंज्यूमर दोनों को प्रॉब्लम वही है कि क्या प्राइस में बेचूं मैं, क्या प्राइस में कर दूं। सो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाहिए। कमोडिटीज में मुश्किल होता है टू फिक्स अ प्राइस। प्रोडक्ट मतलब अब प्लास्टिक की बोतल हो गई, फोन हो गया, उनका प्राइस फिक्स होता है पूरे साल भर, तब भी लोग लेते ही हैं, उसमें जाके मोल भाव तो करते नहीं है। तो वही है, क्योंकि आपको पता है ये इतने में अवेलेबल है, इसी में रहती है। अब पर क्या है ना कि उसकी डिमांड बढ़ गई और सप्लाई कम रह गई, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। मैं बोलूँगा कि नहीं मुझे फ़ोन चाहिए, आप बोलोगे नहीं मैं 100 रुपये ज़्यादा देता हूँ, तो बुरी लगती है। दैट यूजुअली हैपेंस विद कमोडिटी, क्योंकि like उनकी सप्लाई चेंज होती रहती है। अमूल का केस लो, जैसे कोऑपरेटिव का, हाँ। जैसे उन्होंने कमोडिटी को भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट स्टैंडर्डाइज कर पाया है। पानी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पानी फ्री में भी मिलता है और 20 रुपये की बॉटल में भी मिलता है। पानी तो फ्री में भी है, तब भी हम लोग 20 रुपये पे क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि वो कंसिस्टेंट क्वालिटी हर जगह हर लोकेशन में मिल रही है एंड पीपल आर विलिंग टू पे फॉर इट बिकॉज दे नो कि इट्स हेल्दी। मैं गलत पानी पीऊँगा मुझे बीमार हो सकता हूँ, हम सब्जियों के साथ वो करेंगे क्योंकि वी कैन क्रिएट दैट। दैट्स अ वेरी गुड आउटलुक। हाँ, दैट्स, लेकिन हाउ फार डू यू थिंक वी आर फ्रॉम दैट? कितना समय उसके लिए हमें करीब 20-15 सब्जियां चाहिए और हज़ारों एकड़ चाहिए, तो वो कंट्रोल हमारे पास सप्लाई करेगा, वो पूरे साल भर वो सप्लाई। दूध लोग लेते हैं ना 60 रुपये भी लेते हैं, कंपनीज बिल्ड हुई है सिर्फ दूध पे, पानी पे। पानी तो फ्री है, तो बस वही कंसिस्टेंट क्वालिटी देनी है। और ये लोग लगता है कि कमोडिटी एक ब्रांड, मतलब उसको ब्रांड नहीं बना सकते, ऑलरेडी हो रखा है। आपने ब्रांड का बात किया, मानो मैं कंज्यूमर हूँ, राइट? हाँ, मैं ईकी के टमाटर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैं अगर मंडी पे जाऊँगा, मुझे कैसे पता चलेगा मैं ईकी के टमाटर खा रहा हूँ किसका? एज अ कंज्यूमर ये ट्रेसेबिलिटी इशू, मैंने प्रीवियस भी कुछ लोगों से ये क्वेश्चन पूछा है। मैं अगर XYZ स्टोर में भी जाता हूँ, मुझे गारंटी नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है, हेल्दी है, कैसा है। मैं मंडी पे जा रहा हूँ तो मुझे डिफरेंस कैसे पता चलेगा ईकी टमाटर कौन सा है, बाकी कौन सा है? मंडी में आपको कभी पता नहीं चलेगा, और मंडी में हम कोई ब्रांड बना भी नहीं रहे हैं। तो कैसे जुड़ूँ मैं? अगर मुझे खाना है ईकी का टमाटर, कैसे अभी खाऊं? तो आप क्वालिटी और शेप और वो सब चीज़ें देख के ही लोगे। 4-5 साल बाद जब हम लोग ब्रांड लॉन्च करना चाहेंगे खुद के नाम से, तब उस समय आपको पता चलेगा कि टमाटर यहाँ पे है और इनसे आप ले पाओगे। वो बेसिकली ऑर्गेनाइज रिटेल की तरह रहेगा, पर अभी हम लोग प्योरली B2B बिजनेस है। हम लोग टमाटर बेचते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें प्रीमियम मिले, कि ये अच्छी क्वालिटी है और ये पेस्टिसाइड फ्री है और ये यहाँ से उगाया गया है या RO के पानी से उगाया गया है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। हम उस प्रीमियम पे भी फोकस, क्योंकि उसका प्राइस क्लेम करने के लिए वी नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इनटू मार्केटिंग, इनटू सेल्स। पर हमारा 20-30 रुपये में हमारा मार्जिन बनता है अच्छा खासा, बहुत अच्छा मार्जिन बनता है। तो मैं भी हमारा फोकस है टू स्केल आवर फार्म्स, डू मोर क्रॉप्स एंड देन डू दैट एक्सरसाइज। कि मैं जब अब वहाँ पे जाके यू गेट दीज हाई क्वालिटी वेजिटेबल्स अंडर द ब्रांड। इंटरेस्टिंग। इन अ वे आप बस ये जान के खुश हो कि आपका हेल्दी प्रोड्यूस किसी तक पहुँच रहा है, बट एज अ कंज्यूमर मुझे शायद अभी भी वो 100% ट्रेसेबिलिटी ना मिले। कैसे मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं ये 100% एग्री करता हूँ। लाइक आप लोग ऑफकोर्स कुछ हेल्थ को कंसर्न है, दैट्स व्हाई यू स्टार्टेड दिस। अगर मैं एज अ कंज्यूमर मैं आपसे बात करके ये समझ रहा हूँ, बट आई वांट टू नो कि वो टमाटर मेरे घर तक कैसे पहुँचे, राइट? सो दैट्स व्हाट यू आंसर, बट यू नो इट्स रीचिंग समवन्स हाउस इन अ वे। अभी नहीं, टाइम है उसके लिए, टाइम हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। रिसोर्स क्रंच, you have to choose your problems. You have to choose your problems for sure. Yeah. राइट। सो लाइक थोड़ा और लाइक मैं डिस्कस करना था अमिताभ से, आपने पेटेंटेड ग्रोइंग चेम्बर्स के बारे में बोला, राइट? एंड आपके जो टेक है, ऑटोमेशन, ये सब काफ़ी आई बिलीव यूज़ कर रहे होगे हाइड्रोपोनिक्स में, वो तो एक एलिजिबिलिटी हो ही जाता है, राइट? उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, राइट? क्या क्या टेक है, व्हाट इज़ दैट सिस्टम, इफ़ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग हाउ मच ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, कैसे वो मतलब आपके प्लांट को हेल्प कर रहा है, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। मतलब आई थिंक एक्सप्लेन बट आई ट्राई अगेन कि रूट्स को एक परफेक्ट एनवायरनमेंट चाहिए विच इज़ इन द सॉइल, इन द राइट क्लाइमेट में उनको मिलता है। रूट्स को जो भी चीज़ें चाहिए, हम लोग एज अ ह्यूमंस हमने जो भी टेक्नोलॉजीज डेवलप की है ना, वी हैव ट्राई टू मिमिक नेचर, एवरीबॉडी।
आज तक हमने जो भी किया वो वही किया है, हम भी बस वही कर रहे हैं कि नेचर में परफेक्ट बैलेंस के अंदर जो चीज़ें होती हैं, कैन वी क्रिएट दैट बैलेंस हेयर, वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि रूट्स को परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल जाए, बीट मतलब ऑक्सीजन हो जाए या फिर उसको पानी देना है, न्यूट्रिएंट्स देना है या जो भी देना है उसको वो मिल जाए। देन ऊपर कैनोपी के पास प्लांट को अगर अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, एंड इफ़ यू, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। सो आप एक ही सेम प्लांट से यू कैन हैव अ लेसर ईल्ड, मतलब इक्विलिब्रियम के पॉइंट सेट पॉइंट्स ये भी हो सकता है और इक्विलिब्रियम का सेट पॉइंट बैलेंस का पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। तो एक नॉर्मल जनरल सी बहुत ही जन थ्योरी है कि आपका रेट लिमिटिंग फैक्टर होता है। अगर 15 फैक्टर है और उससे अगर 15 में से 14 चीज़ें ऑप्टिमम है और एक नहीं है, तो आपकी जो प्रोडक्शन आने वाला है वो इसके हिसाब से आने वाला है, बाकी 14 के हिसाब से नहीं आने वाला है, क्योंकि ये रेट लिमिटिंग हो गया है। तो ये बैलेंस बना के आप बैलेंस के 15 को 15 के ऊपर सेट कर सकते हो, 15 को 15 या नीचे भी सेट कर सकते हो। तो बस हम जो कर रहे हैं ऑटोमेशन से और चेम्बर से एंड कंट्रोल एनवायरनमेंट से, कि वो 15 का सेट पॉइंट हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो आप सेम प्लांट को ड्राइव करके हाई रील्ड निकाल पाते हो। दैट्स वाई आप मतलब जो हम क्यों हम मतलब मार्केट पे अफोर्डेबल हैं, क्योंकि आप सेम सेट पॉइंट पे सेम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा यील्ड निकाल पा रहे हो एंड विदाउट एनी पुटिंग मच एनर्जीज। बस ऑटोमेशन है, कंट्रोल अच्छा किया है। इट्स लाइक बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं कि मर्सिडीज़ होने से कुछ नहीं होता, मर्सिडीज़ चलानी भी आनी चाहिए। तो चेम्बर हमको कंट्रोल देता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, दिस पॉली हाउस और ये सब चीज़ें हमें कंट्रोल देती हैं। अगर आपको कंट्रोल करना नहीं आता है तो यू आर वर्स दैन एन ओपन फील्ड ग्रोअर। देखते हैं ना कि इन एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजी भी अपना एक लिमिटेशन होता है। यू नीड टू हैव ग्रोइंग स्किल्स टू बी एबल टू बी अ सक्सेसफुल फार्मर। हाँ, तो टेक्नोलॉजी दिख रही है कि टेक्नोलॉजी है, इसमें इट्स पूरा सिस्टम इकोसिस्टम है कि आपका ऑटोमेशन सिस्टम है, देन वो प्रैक्टिसेस हैं कि आप क्या करनी है, देन नो हाउ पीछे कि आपको उस ऑटोमेशन सिस्टम से क्या ड्राइव करना है, वो सब बिल्ड कर रहे हैं। तो इट्स अ फुल चेन, तब जाके हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं। तो आपको जनरल मतलब आज मैंने जो किताबें पढ़ी हैं कि आपको लाइट लेवल से इस लेवल के लाइट लेवल्स चाहिए, उससे ज़्यादा आते हैं तो आप कर्टेन लगा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो आपके प्लांट को स्ट्रेस नहीं आएगा। मुझे अभी रिसेंटली आफ्टर इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल एंड ऑब्वियसली राजीव सर की वजह से मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हुआ है मेरा और मैं सीखा भी हूँ, तो मुझे पता लगा है कि दैट्स नॉट ट्रू। इफ़ आई कैन पुश माई अदर पैरामीटर्स अबव, मैं हायर लाइट में भी प्लांट को सर्वाइव करा जाऊँगा, मैं हायर टेम्परेचर पे भी प्लांट को बहुत अच्छे से सर्वाइव करा सकता हूँ और अच्छी यील्ड भी ले सकता हूँ। लोग बोलते हैं ऑप्टिमम 24 डिग्री है, नहीं है, 30 डिग्री भी ऑप्टिमम हो सकता है इफ़ यू पुश इन ऑल अदर पैरामीटर्स लाइक ह्यूमिडिटी, CO2, ह्यूमिडिटी, सनलाइट एंड नीचे से जो पानी मतलब फीड कर रहे हो, इफ़ यू पुश ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आप हायर टेम्परेचर पे भी पुश कर सकते हो। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसको आप डिफरेंट लेवल्स पे लाकर एक प्लांट के लिए ऑप्टिमल, कि मैंने पढ़ा था आई थिंक कहीं पे आपके एक ही बारे में कि वी आर पेटेंटेड चेम्बर्स प्रोवाइड द ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ द रूट्स दैट द EC and pH ऐसे करके आर एब्सोल्युटली राइट फॉर द प्लांट, ऐसा कुछ था। सो यू आर सेइंग कि विद दैट टेक्नोलॉजी एंड विद योर नो हाउ आप सारे पैरामीटर्स को डिस्पाइट द कंडीशन यू विल टेक इट टू अ सर्टेन लेवल जहाँ आप प्लांट से मैक्सिमम यील्ड निकाल पा रहे हो। हाँ, मैक्सिमम यील्ड, बिल्कुल। इट्स लाइक यार मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। इट्स लाइक प्लेइंग अ पियानो या कोई भी ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यू हैव टू बी इन सिंक विद एवरीथिंग। वो सिंक की नो हाउ सीख रहे हैं हम लोग। एंड दिस इज अक्रॉस ऑल क्रॉप। जैसे आप टमाटर के आई बिलीव कई सारे वेराइटीज़ भी होते हैं, हर अलग अलग वेराइटीज़ के लिए द पैरामीटर्स कीप चेंजिंग और इज इट रियल कांस्टेंट? मतलब प्रिंसिपल्स सेम रहेंगे, थोड़ा फाइन ट्यूनिंग तो लास्ट में हर वैरायटी के हिसाब से करनी पड़ेगी। तो राइट, पर दैट्स वेयर यू नीड दैट नॉलेज। अगर प्रिंसिपल सेम होता है, हर चीज़ सेम होती, तो यू कुड हैव ऑटोमेटेड एवरीथिंग। आपको यू डोंट नीड टू टीच एवरीबडी, बट वो थोड़ा कि किस पैरामीटर के करने से क्या होगा, यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कैसे करना है वो चल सिस्टम कर लेगा, बट क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो दैट्स द नो हाउ वी आर ट्राइंग टू बिल्ड, वो भी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस। I think the role of R&D and learning is very very important agriculture में भी रिसेंटली बाहर के कंट्री से कामी से बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि उनके टीम में अराउंड 350 पीपल आर जस्ट इन R&D। उनकी एग्रीकल्चर कंपनी है, दे आर जस्ट इन R&D। आई फील इंडिया में वो कल्चर हल्का सा मिसिंग है, धीरे धीरे आ रहा है कि लोग R&D और पढ़ाई में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच maybe compared to the rest of the world, correct me if I'm wrong, हमारा rate of growth in agriculture is a little slower,
राइट. सो मूविंग अहेड R&D में इन्वेस्टमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी होगा. एंड आप लोग की टीम में भी R&D आई फील काफ़ी होता होगा. यस, टीम है, हम्म. इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हो रहा है, पर आई स्टिल फील कि दिस इज़ नॉट इनफ, और होना चाहिए. यू नीड टू डू मोर. तो मतलब अभी मतलब थोड़ी चीज़ों से फ्री मतलब हो रहा हूँ मैं, तो मतलब आई एम फोकसिंग मोर ऑन द इस वाले चीज़ों. तो कोलैबोरेशन बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स से मिल रहा हूँ आजकल मैं, बहुत सारे प्रोफेसर से मिल रहा हूँ मैं, कि मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, तो आ जाइए साथ में कोलैबोरेशन में काम करते हैं, समहाउ कोलैबोरेशन हो जाए, चीज़ें हो जाए, तो ही हो पाएगा. ये नहीं हो पाएगा नहीं करना. इंटरेस्टिंग. एक और मेरा जस्ट क्यूरियोसिटी था, लाइक स्टार्टअप कल्चर में, जस्ट समथिंग ऑफ टॉपिक, नॉट एग्रीकल्चर रिलेटेड. स्टार्टअप कल्चर में लॉट ऑफ पीपल रेज इन्वेस्टमेंट. मैं समझना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर्स व्हाट आर दे पुटिंग देयर मनी ऑन. वो विजन पे पैसा दे रहे हैं, आपके लोग पे पैसा दे रहे हैं. लाइक व्हाट इज द व्हेन इन्वेस्टर्स सीइंग अ कंपनी, वो क्या चीज़ देख रहे हैं, व्हाट आर दे बेटिंग देयर मनी ऑन. एक वो थोड़ा मैं ऑन अ पर्सनल लेवल समझना चाहता हूँ. ये तो उन्हीं को ज़्यादा पता होगा. अब आप काफ़ी इन्वेस्टर्स. पर we have been lucky to have investors जो they believe in the cause. They believe it requires a patient capital, and they have always wanted to solve this kind of problem. और उनको पता है कि रियल लाइफ में लैंड पे फार्मिंग में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या प्रॉब्लम आती है. तो ऑब्वियसली everyone needs to make money. That's how we prove कि business is working. And let's say the solution is working. That's the only way you know कि पैसा कि solution काम कर रहा है. Money making is not a bad thing. Money making basically validates जो आप कर रहे हो वो solution काम कर रहा है for the real people and for the real society. I think the bigger the problem you solve, the more money you will make. हाँ. So definitely पैसा बनना चाहिए. और नहीं बनना तब दिक्कत है. तो पैसा बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए. और ये इन्वेस्टर्स हमें ऐसे मिले हैं विच हैव एक्चुअली ट्रस्टेड विद आवर विजन एंड दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव. और उनको ये भी लगता है कि पैसा ही बनेगा, एंड पैसा बन भी रहा है. मतलब हाँ, हम लोग यही बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास पैसा हो तो हम लोग खुद के फार्म लगा लें, खुद की इक्विटी लगा लें. अभी हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं इस बारे में. कर लेंगे, कर रहे हैं. हाँ, अभी बस ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए. तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं. तो आई थिंक द इन्वेस्टर्स दैट वी हैव हैड, दे आर फिनोमिनल. they have taken their own decisions, and they believe in the cause and they know it will make money and it will make big money. I think the takeaway from here, जो मैं I think most episodes में बार-बार कहता हूँ, but I want people to realize that कि एग्रीकल्चर में पैसा है. Not in a way कि तुम आओ एग्रीकल्चर में पैसा बनाने के लिए, just to break that mindset कि लोगों को लगता है खेती में गरीबी है, खेती में मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा. वो माइंडसेट बदलना चाहता हूँ, बट ये भी साथ में मैं कहूँगा कि डोंट कम विद द ऑब्जेक्टिव टू मेक मनी. ऑब्वियसली आपने बोला एवरीवन हैज टू मेक मनी, बट कम विद द ऑब्जेक्टिव टू सॉल्व प्रॉब्लम. ट्राई करेक्ट दैट स्टेटमेंट. एग्रीकल्चर में पैसा नहीं, प्रॉब्लम्स में पैसा है. जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे सीखने की या कुछ सॉल्यूशन, कुछ डिफरेंट करने की ऑप्शन है, अवेलेबिलिटी है. तो आप अगर कर जाओगे, इफ़ यू रियली ऐड अ वैल्यू, तो पैसा तो इज़ अ बाई प्रोडक्ट. कैन आई से एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स हैं बहुत. इज इट फेयर? यस. ऑसम. तो ये सब सुन के एक मेरा क्वेश्चन होगा, व्हाट इज नेक्स्ट? आगे आप लोगों का क्या विजन है? मतलब आपने बताया, मेन विजन तो बताया, बट इस डायरेक्शन में नेक्स्ट स्टेप्स, एनी डेवलपमेंट्स व्हिच कैन एक्साइट पीपल, एक्साइट इंडिया, एग्रीकल्चर इन इंडिया, पीपल इन जनरल. हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्म लगाएं, हज़ारों एकड़, north, south, east, west, every part of India and outside India as well, especially in GCC. कम से कम 10 क्रॉप और करें. Okay. and जो बात हुई थी कि 4-5 साल में वो ब्रांड लेके आ पाए, जैसे पानी का है, जो लोग समझता है मैं एक ही का हाँ उगाए हुए टमाटर खा रहा हूँ. कंसिस्टेंट क्वालिटी, शेप, साइज, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग. So that's the ultimate. Yeah. And एक अगर मैसेज आपको देना होगा, मैं स्टूडेंट्स ये सबको नहीं कहूँगा, जनरल इन
टू इंडिया, एग्रीकल्चरिस्ट, पीपल हु आर वॉचिंग दिस एपिसोड, यंगस्टर्स होंगे शायद, कई सारे लोग जो किसान होंगे, उनको अगर आपको अपने एक्सपीरियंस पे कुछ बोलना है कि हाँ ये आप लोग को फॉलो करना चाहिए, एनी पीस ऑफ एडवाइस, व्हाट वुड दैट बी? मतलब not to the farmer, but if somebody who's watching is not a farmer, pay attention to what you're eating. बहुत ज़रूरी है. Pay attention to what you're eating. हाँ, and to the farmers यार, मतलब मिसफॉर्चून रहा है इंडियन फार्मर्स का कि they have not had the access to knowledge कि कैसे करनी है चीज़ें, क्या है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं रहे हैं, राइट अथॉरिटीज दे भी नहीं पाई हैं, या फिर उनके पास भी नहीं रहे हैं, दे आर नॉट बीन एबल टू गेट दैट रिसोर्सेज. खुद से थोड़ा एफर्ट मारें एंड कंटेंट अवेलेबल है, सीख के, मतलब थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच में खेती करेंगे तो एग्रीकल्चर मतलब नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है. एक और क्वेश्चन था, पूछने पहले ही भूल गया, बट पे अटेंशन टू व्हाट यू आर ईटिंग आपने बोला. इज इट पॉसिबल टू क्वांटिफाई कि हाउ कितना डिफरेंस है जो मैं अभी सब्जी खा रहा हूँ? इज इट डेंजरस टू माई हेल्थ एंड हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम जो आप सब्जी दे रहे हैं? वो लोग, अगर वो लोग समझ जाए ना, तो मे बी वो एग्रीकल्चर को डिफरेंस से देख पाएंगे एंड जो खा रहे हैं उस पर भी ध्यान दे पाएंगे. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू क्वांटिफाई दैट? नहीं, क्वांटिफिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, पर तरीका ज़रूर पता है मुझे. ओके. आप आसपास की कोई पेस्टिसाइड की कंपनी, मतलब जो शॉप होती है जो ये कीटनाशक बेचते हैं, उनकी दुकानों पे जाइए, उनसे पूछिए कि किसका सामान ज़्यादा बिका है, भिंडी का कीटनाशक ज़्यादा बिका है या बैगन ज़्यादा बिका है. सिंपल. और वो आपको बता देगा, और वो सब्जी मत खाना आप. तो या सिंपल चीज़, कोई पेस्टिसाइड शॉप में जाओ, पूछो सबसे ज़्यादा कौन सा है. आई थिंक वो बता देंगे आपको कि क्या नहीं खाना है इस बार. इंटरेस्टिंग. मतलब मुझे पता है कि एक सरदार जी थे, वो बोले कि वो पेस्टिसाइड कंपनी में ही काम करते थे, तो उनकी वाइफ शिमला मिर्च ले आई पकाने के लिए. जब सब्जी बनी तो बोला, ये क्या खिला रही, तो जहर है, ये तो मुझे पता है कि मैं क्या बेच रहा हूँ, क्या दवाई गई है इसमें. क्या बात कर रहे हो? सही कस्टमर. हाँ, तो बोले कि मुझसे पूछो क्या लेके आनी, क्या नहीं लेके आनी. सब दिस इज एन आई ओपनर. मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये पॉडकास्ट खत्म होने से पहले ये बात निकल गया, बिकॉज ये सुनकर बहुत सारे लोग रीथिंक करेंगे थिंग्स. हाँ, रियल आंसर वहीं से मिलेगा, और कहीं से नहीं मिलेगा कि सामने वाले ने बेचा क्या है, कौन सी दवाइयाँ बेची हैं. ट्रू. थैंक यू अमित, थैंक यू अभय आपके टाइम के लिए. लाइक मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में बोला था, मेरा ओनली ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस एपिसोड इज़ टू लर्न. मैं सेफली कह सकता हूँ कि लिसनिंग टू यू आई हैव लर्नड अ लॉट. मैं अपने फूड को लेके काफ़ी अवेयर हूँ, काफ़ी कंजम्पशन पॉइंट्स हैं, बट आई होप लोग ये एपिसोड देख के, आपकी बात सुनकर अपने माइंडसेट को बदलेंगे इन टर्म्स ऑफ जस्ट बीइंग मोर अवेयर. आई थिंक स्टेप 1 वही है, दे आर मोर अवेयर. सो थैंक यू फॉर योर टाइम. हम ज़रूर मिलते रहेंगे. आई विल सी यू अगेन. थैंक यू अमित. थैंक यू. Thank you, Abhay. Thank you. And thank you, everyone.